जो आर्क डिफाई है अ, थोड़ा टेक्निकल है समझने के लिए इनिशियली, ठीक है। लेकिन एक बार जिसको समझ आता है तो वो फिर इसके अंदर चाहे जितनी गहराई में जाना चाहे, ठीक है, चाहे जितनी मर्जी गहराई में जाए, उसको और मजबूती ही नजर आती रहेगी। क्योंकि हम सब लोग कोई नए नेटवर्किंग में नए नहीं हैं। हम सब लोग कहीं ना कहीं किसी के 5 साल, किसी के 10 साल, किसी के 15 साल, किसी के 20 साल, किसी के 25 साल, हो सकता है किसी के इससे भी ज्यादा एक्सपीरियंस नेटवर्किंग में हो, ठीक है। और खासकर जो मनी मार्केट की अगर बात करें तो मनी मार्केट के अंदर भी बहुत सारे लोग काफी टाइम से हैं, ठीक है ना। और क्रिप्टो की बात करें तो क्रिप्टो में भी बहुत सारे लोग बहुत सारी जानकारी रखते हैं। लेकिन इसमें ज्यादातर लोग, इंक्लूडिंग मी भी, मैं भी इसमें शामिल हूं, ऊपरी सतह पर ज्यादा जानकारी है लोगों को, ठीक है। जो अब तक जो जानकारी जिन लोगों के पास है वो जनरली मतलब ब्लॉकचेन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की ओनरशिप देखना, इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा होल्डर्स कितने हैं, ठीक है, लिक्विडिटी क्या है, लिक्विडिटी कैसे होती है, लॉकिंग कैसे होती है, ये सारी जानकारी हैं जो एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट पे चलते थे ज्यादातर प्रोजेक्ट। जैसे इवन अगर मैं बात करूं फोरसाज की बात करूं तो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट था। इसके बाद बीच में ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स आए जिसमें टोकन मतलब नॉर्मली, जैसे अगर मैं बात करूं तो जो स्टेकिंग वाले प्रोग्राम की बात करें तो वो भी मेजरली सिंपल एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट पे बनते थे, ठीक है। मतलब एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता था, जब टोकन मिंटिंग का होता था, टोकन मिंटिंग के बाद वो टोकन खरीदो, पैनकेक स्वैप पे लिक्विडिटी पूल बनाओ, वहां से खरीदो, उसको एक सेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट पे आप स्टेकिंग के तौर पर जमा करो, वहां से रिवॉर्ड आते थे और टोकन का प्राइस बढ़ता घटता रहता था। कुछ टाइम के बाद उसमें जब उनका मन भर जाता था तो वो या तो उसको पैसे निकाल के चले जाते थे, या फिर फिक्स कॉन्ट्रैक्ट फिक्स टोकन जहाँ होते थे वहां पर नॉर्मली टोकन ही खत्म हो जाते थे, कभी कभार ऐसे भी हम लोगों ने देखे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद करीब करीब 2-2.5 साल पहले एलजीएनएस जब से शुरुआत हुआ, वहां पे एक मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, जो उससे पहले शायद किसी ने सोचा भी नहीं था, ठीक है, किसी ने देखा भी नहीं था। जबकि ओलंपस डाउ ऑलरेडी चल रहा था 2021 से, लेकिन किसी ने उस पर इस तरीके से सोचा नहीं था, ठीक है। अदरवाइज मैं हम लोगों ने देखा है कि भाई जैसे कि जैसे मैं बता रहा हूँ, पहले पहले जो इन प्रोजेक्ट की अगर बात करें, एटीसी से शुरुआत हुआ था ये टोकन बनाने का सिस्टम। फिर उसके बाद कई सारे चीजें बनी, जैसे डिसेंट्रलाइज में फोर्साज वगैरह बना। फिर उसके बाद एक ऐसा प्रोजेक्ट आने लग गए जहां पर वो कहते थे कि सर ना पहले से टोकन मिंटेड है, ना टोकन है, ठीक है। जैसे मैंने मैंने इनफैक्ट एक किया भी था मैंने, और रोलेक्स करके एक प्रोजेक्ट था उस, वो रोलेक्स प्रोजेक्ट इनफैक्ट मेरे हिसाब से वो ऐसा प्रोजेक्ट था जहां पर आप सीधा सीधा कॉन्ट्रैक्ट में पैसे जाते थे, वो पैसा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जमा होता था और वो टोकन मिंट होके आते थे। जैसे कि हमारे यहाँ एक बॉन्ड का जो एक कॉन्सेप्ट है, तो वहां पर हम लोग बीएनबी देते थे, टोकन मिंट होके आते थे, ठीक है। पहले से कोई टोकन मिंटेड, पहले से कोई टोकन नहीं होते थे। तो वो क्या होता था, जितने टोकन मिंट होके आ गए उसके अगेंस्ट में जितना बीएनबी रखा उससे वो रेट बढ़ता रहता था। फिर जब हमको एनकैश करना है तो हम टोकन उसी कॉन्ट्रैक्ट में जमा करते थे, तो हमारे पास कुछ परसेंटेज कट के बीएनबी हमारे पास आते थे, 15 या 20% कट के हमारे पास बीएनबी आते थे, जिस कारण से टोकन का प्राइस फिर बढ़ता था क्योंकि वो बीएनबी वहां पे रखा हुआ है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आया जो कि फुल्ली डिसेंट्रलाइज था, ओनरशिप रिनाउंस था। आज भी उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शायद बीएनबी पड़े होंगे, क्योंकि जब भी कोई बेचने जाता था तो वो 15% बीएनबी अपने पास जमा करता था। तो वो प्रैक्टिकली वो जो कॉन्ट्रैक्ट है खाली होने का कोई चांस ही नहीं था। फिर उसके बाद इसको इसको देखा देखी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आए जो 0.00 सेंट से शुरू होते थे। फिर इनिशियली बहुत पैसा डलता था, फिर उसके बाद वो रेट एकदम बढ़ता रहता था। फिर सडनली जब वो पहला दूसरा तीसरा वाला जो बंदा होता था वो उसको बेचता था, क्योंकि उसके बाद इनिशियली बहुत टोकन आए होते थे, प्राइस कम होता तो बहुत सारे आए होते थे, तो वो जब बेचता था तो वो हिसाब से पूल डंप होने लगता था। फिर उसके बाद धीरे धीरे करना शुरू कर दिया कि उसके ऊपर कैपिंग लगाना शुरू कर दिया। लेकिन एलजीएनएस ने इसमें एक मल्टी कॉन्ट्रैक्ट वाला फॉर्मूला डाल दिया। मतलब एक टोकन मिंटिंग का, एक लिक्विडिटी पूल का,
एक स्टेकिंग का, एक रिवॉर्ड का, इस तरीके से मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स डाल दिए, जो बहुत सारे लोगों को टेक्निकली ना नहीं समझ आते हुए भी, लोगों उस टाइम कोई मार्केट में या फिर उस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, कुछ नया आइडिया लोगों को समझ आया, तो लोगों ने उस पर काम करना शुरू कर दिया। अगेन वहां पर भी प्राइस इनिशियली पंपिंग हुआ, फिर धीरे धीरे स्टेबलाइज हुआ, फिर डंपिंग हुआ, फिर उसके बाद अभी एक हिसाब से एक स्टेबलाइज मोड में वो चल रहा है। $4-5 $4-5 से शुरू हुआ, $4-5 पे ही अब घूम फिर के वहां पर आ चुका है। लेकिन उसने, क्योंकि उस टाइम कोई भी मार्केट में उस आइडिया पे प्रोजेक्ट नहीं थे, तो मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण वो एक हिसाब से सस्टेन कर गया। ठीक है, उसके तर्ज पर फिर जब जब वो उसका कामयाबी देखी, तो फिर उसको देखी कुछ लोगों ने नए इन्वेंशंस करने की कोशिश करी, और एक वेबकी करके है वो, जो थोड़ा बहुत चला, लेकिन उसके बाद उससे मिलते जुलते जितने कॉन्ट्रैक्ट्स आए वो ऑलमोस्ट आए और चले भी गए, जिसमें खासकर जितने इंडियन प्रोजेक्ट थे, मोस्टली जो ऑर्बिटेक्स के नाम से था वो कोलैप्स कर गया, यूएक्स करके था वो कोलैप्स कर गया। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर सेंट्रलाइजेशन या फिर रग पुल की इश्यूज वहां पर थे। ठीक है, उसी दौरान आकाश भी आया, जो कि बहुत धूमधाम से आया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी 3-4-6 महीने तक चला। उसके बाद बंद नहीं हुआ है, वो आकाश अभी बंद नहीं हुआ, वहां पे लिक्विडिटी भी है, टोकन भी लोगों को रिवॉर्ड के तौर पे मिल रहे, लेकिन प्राइस एकदम डाउन हो गया और कम्युनिटी सारी तितर बितर हो गई, तो वहां पे कम्युनिटी अब बढ़ नहीं रही, तो इस कारण से वो एक हिसाब से डंप हो गया। और पिछले अगस्त के अंदर जब उसी दौरान जब आर्क का एक आइडिया आया, तो सबके दिमाग में यही था, मोस्टली इंडियन कम्युनिटी की बात करें तो 99% यही सोच रहे थे कि भी ये भी एक मिलता जुलता ही कॉन्सेप्ट आया है। तो लोगों ने इसको जो एआर के या फिर सॉरी ऑर्बिटेक्स, यूएक्स और आकाश की तरह, या फिर उससे मिलते जुलते और जो प्रोजेक्ट जो फेल हुए, उसी के तरह, उसी के पलड़े में इसको रखा। ठीक है, जिस कारण से लोगों ने इसको सीरियसली नहीं लिया। कुछ लोगों ने सीरियसली बिल्डअप किया इसको, बट इंडिया के अंदर वो मोमेंटम एक हिसाब से नहीं कर पाए, क्योंकि सिर्फ उसी वजह से, डर के मारे। प्लस एक लोगों को ये भी पता लग गया कि भाई ये प्रोजेक्ट अब वो कोई इतना हवा नहीं है, या फिर ये इतना वो नहीं हो सकता कि भी कोई बना नहीं सकता, क्योंकि पहले लोगों को लग रहा था कि मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट वाले प्रोजेक्ट बनाना मुश्किल है। ठीक है, बट वेबकी आया, फिर उसके बाद आकाश आया, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ शुरू होने की प्लानिंग के साथ आए थे, बट इंडियन कम्युनिटी ने वहां पर गड़बड़ कर दिया, और इंडियन कम्युनिटी के प्रोजेक्ट फेल होने के कारण मार्केट फिर शेकअप हुआ। लोगों ने फिर उसको वापस एलजीएनएस की तरफ ही मुड़ गए। बट हम जैसे लोग जो क्रिप्टो को थोड़ा सा डीप में जाकर के हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया कि ये प्रोजेक्ट एलजीएनएस से, आकाश से, वेबकी से, या फिर कोई भी इंडियन प्रोजेक्ट है, उन सब से ये अलग है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक बंदा है जो ओलंपस डाओ के साथ जुड़ा हुआ बंदा है, जो इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहा है इन पर्सन भी, मतलब वो फिजिकली भी हर मीटिंग के अंदर अवेलेबल रहता है। जैसे कल थाईलैंड के अंदर मीटिंग थी, जहां पर चाइनीज कम्युनिटी की जो S5 एंड अबव रैंक के लोग हैं, उन सबको उसने एड्रेस किया। ठीक है, इसके बाद अगेन कल, आज अगर 17 है तो कल वापस फिर से एक और मीटिंग है, जहां पर इंडोनेशियन कम्युनिटी की टीम के लोग, जिसमें कुछ इंडियंस भी हैं, वो भी वहां पर अटेंड करेंगे। ठीक है, इसके अलावा और भी कम्युनिटी से वो मीटिंग चल रही है, मीटिंग होने वाली है। तो बेसिकली उसको इंग्लिश आती है, तो वो ट्रांसलेटर के थ्रू कम्युनिकेशन होता है। तो कहने का मतलब, एक सज्जन है जो सामने से उसको लीड कर रहे हैं, जो कि बाकी सभी प्रोजेक्टों में ये मिसिंग था। ठीक है, और साथ ही साथ एक विजन के साथ आए हैं। बाकियों के साथ कुछ नहीं है, बाकियों के साथ एक प्रोजेक्ट है, एक ब्लॉकचेन आएगा और उसका स्टेबल टोकन आएगा, इस तरीके से जो जो ऑलरेडी घिसी पिटी स्टोरी है, वो ऑलरेडी वो लेकर के चल रहे हैं। बट यस, कम्युनिटी बड़ी हो गई है। तो जैसे एलजीएनएस की अगर बात करें स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो अच्छी कम्युनिटी हो गई है, 25-1 लाख की कम्युनिटी हो गई है, तो उनके पास वो स्ट्रेंथ है। ठीक है, बट हमारे पास एक विजन है। विजन क्या है? एआई के टूल्स, एआई का एक
जो जनरेशन जो जेन जी है वो एआई के साथ जुड़ करके काम करना चाहता है, तो उसी में हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। और दिन ब दिन दुनिया की टॉप मोस्ट कंपनीज के साथ इस प्रोजेक्ट को आगे ले जाने के लिए टाई अप्स हो रही हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कल ही, इनफैक्ट प्रद्युम्न ने बहुत अच्छा से समझाया कि टेंसेंट के साथ, जो कि हो सकता है कि हमारे जैसे लोग शायद, यानी जो 40s में है, उनको शायद इसका नाम शायद ना पता हो, लेकिन जो आजकल की जो जनरेशन है उनको टेंसेंट का सब कुछ पता है। पबजी उसने उस कंपनी का प्रोडक्ट है। इसके अलावा उसके काफी सारे गेमिंग प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा वी चैट, जो कि व्हाट्सएप का जो हम सब लोग इस्तेमाल करते हैं, ऐसे चाइना के अंदर बहुत बड़ा एक एप्लीकेशन है वी चैट करके, उसका वो ओनर है। अच्छा, अब मैं गेमिंग के लिए क्यों आपको बता रहा हूं, उसका कारण है क्योंकि गेमिंग के अंदर जो होता है ना, लेटेंसी बोलते हैं, यानी लैग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पर भी कोई लैग रहेगा, यानी थोड़ी बहुत भी अगर डिले हो गया, कुछ माइक्रोसेकंड का भी डिले हो गया, तो वो बंदा हारने या जीतने के कगार पर रहता है। तो उनके इतने फास्ट सर्वर हैं, ठीक है। उसके साथ हमारे जुड़ने का मतलब यह है कि यस ऑब्वियसली छोटे मोटे आपने देखे होंगे जो वेब सर्वर्स होती हैं, जैसे अमेजॉन वेब सर्विसेज है या और भी जो होती हैं, बट टेंसेंट के साथ जुड़ने का मकसद यह है कि सबसे फास्टेस्ट क्या सर्विसेज आपको मिलेंगी, नेटवर्क मिलेगा, कुछ भी यहां पर लैग होने की संभावना नहीं है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आर्की एआई का अनऑफिशियल वेबसाइट चालू हो चुका है। अनऑफिशियल का मतलब यह है कि वो ऑफिशियल ही है, बट ऑफिशियली उसको अनाउंस नहीं किया गया है। साइट ऑफिशियल है, बट उसको सिस्टम ने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है। प्ले स्टोर पे भी आ गया है, एप्पल स्टोर पे भी आ गया है, ठीक है। आपको मैं इस मीटिंग में दिखाऊंगा भी, ठीक है। लेकिन उसको अनाउंसमेंट, जैसे हम ऑफिशियल का मतलब यह है कि उसका ट्विटर पे, टेलीग्राम पे एक या स्टेज से जहां पर भी है उसको अनाउंस होना बाकी है, बट अदरवाइज वो चालू हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग टेक्निकल बात करते हैं। जो सिंपल, जब आर्क की बारी आती है, हम लोग बात करेंगे आर्क और एलजीएनएस के कंपैरिजन में। एलजीएनएस बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन वहां पर जो बात करूं तो वो वर्जन 1 मॉडल है। वर्जन 1 मॉडल का मतलब यह है कि जैसे आप लोग भी टेक्नोलॉजी अंडरस्टैंड करते हैं, आप लोग जो भी मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ टाइम के बाद वो मोबाइल अपग्रेड होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं तो मेरे पास पहले बटन वाला मोबाइल हुआ करता था। सबसे पहले मेरे पास सीमेंस का S3 मोबाइल था, जो लगभग लगभग ईंट के बराबर वेट का था। बहुत पहले की बात बता रहा हूं। उसके अंदर छोटा सा डिस्प्ले था, बटन थे। फिर उसके बाद मैंने एक पैनासोनिक का मोबाइल लिया, जो सबसे क्यूट था, बहुत छोटा सा था, सस्ता था लेकिन क्यूट था, और ब्लैक एंड व्हाइट डिस्प्ले था, लेकिन बटन वाला ही था। फिर मैं टच मोबाइल पे गया, ठीक है। टच मोबाइल, ध्यान रखिए, मैं स्मार्ट, अभी तो टच मोबाइल सारे ही हैं, लेकिन उस टाइम टच मोबाइल सैमसंग का मैं लेके आया, जिसमें मतलब सिंपल टच करने पे आपका सारा कुछ काम हो जाता था, एप्लीकेशन थे या फिर फोन बुक वगैरह था। फिर आए स्मार्टफोन, ठीक है, जो हम आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती गई होती गई होती गई। तो इसी तरीके से आज हम सब लोग स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं। अगर लैपटॉप, मेरे हिसाब से अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं लैपटॉप को रिप्लेस कर चुका हूं मोबाइल से। इसीलिए मैं या तो कागज पे प्लान देता हूं या फिर मैं मोबाइल पे प्लान देता हूं, ठीक है। बट यस, लोग लैपटॉप भी यूज करते हैं, वो मोबाइल भी इस्तेमाल करते हैं। तो अगर इसको मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो आप ये कह सकते हैं कि एलजीएनएस जो है, एक हिसाब से सिंपली बोलूं तो स्मार्टफोन से पहले वर्जन है। वो स्मार्टफोन के आने से पहले वर्जन, यानी जो टच मोबाइल जैसा वर्जन है, ठीक है। उसके अंदर नो डाउट अच्छी फीचर्स डली है, अच्छी फीचर्स डली है, इसी वजह से वो चल रहा है। लेकिन ट्रांसपेरेंसी कहीं ना कहीं उसके अंदर मिसिंग है। यानी अगर आप उसको वेरीफाई करना चाहो कि भाई कहाँ लिक्विडिटी है, कितनी लिक्विडिटी है, या फिर उसका ओनर कौन है, उसको मैं ट्रांसपेरेंसी से चेक नहीं कर सकता। बट यस, पे आउट्स मिल रहे हैं, स्टेकिंग हो रही है, लोगों का विश्वास बना हुआ है, सब कुछ मजबूत है वो, ठीक है। अब उसके बाद आर्क की बात करें तो यहां पर कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। सबसे बड़ी बात इसके अंदर यही है कि इसके अंदर आप ये कहो कि सर ये क्या है, तो उसका जवाब है।
प्रैक्टिकली हर एक सवाल का यहां पर जवाब है, लेकिन सवाल करने वाले का मंशा सीखने की होनी चाहिए। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा कि मैं अगर बोलूं सर कि भाई ये जो मेरा बैकग्राउंड में कलर जो डला हुआ है ये कलर मुझे पसंद नहीं है, तो इसका मेरे पास कोई आंसर नहीं है। तो ऐसे सवालों का मेरे पास कोई आंसर नहीं है। लेकिन ज्यादातर मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मेरे पास हर एक सवाल का 101% आंसर है, ऐसा भी नहीं कह सकता मैं। 90% के सवालों के जेन्युइन आंसर मैं दे सकता हूं। ठीक है, 90 के 99% भी मैं दे सकता हूं। लेकिन यस, कुछ एक चीजें ऐसी होती हैं जो कभी कभार बियॉन्ड मेरे कैपेसिटी से हो जाते हैं, बट मैं कोशिश करता हूं कि उनको भी समय से उसको लेकर के आपको जवाब दे सकूं। जैसे कल कमल भाई का एक सवाल आया था मेरे पास कि सर ये इसके अंदर किसी ने उनको उस बंदे को बोला कि सर इसके कई सारे टोकन मिंट हुए हैं, लेकिन उस टाइम कमल भाई को, मैं भी मीटिंग में था, कमल भाई को भी उस टाइम उसको एकदम याद नहीं है, जबकि मैं हर पिछली मीटिंग में भी बता चुका हूं। तो चलिए भाषण ना करते हुए हम लोग सीधे 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 पॉइंट पे आते हैं। मैं लाइव आपको लेके चलता हूं कहां से शुरुआत हुई और कैसे हुई। ठीक है, मैं आज इस्तेमाल करता हूं आपके लिए, जस्ट अ सेकेंड, व्हाइट बोर्ड। वैसे पीपीटी करना चाहिए, पर चलिए एक अच्छा पीपीटी हमारे प्रद्युमन ने बनाया है। मैं कोशिश करूंगा कि आगे से उस तरीके से ही हम लोग प्रेजेंटेशन दें ताकि बड़े फास्ट हो। लेकिन इसमें व्हाइट बोर्ड का पता नहीं कहाँ है। चलिए मैं इसको ऐसे कर लेते हैं। व्हाइट बोर्ड नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास सैमसंग मोबाइल है तो कोई ना कोई हल निकल ही आएगा। चलिए, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पर। यस, अरे यार, ये रहा। ओके, एक नया पेज। ओके, चलिए यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, आई होप स्क्रीन दिख रहा होगा। सिस्टम शुरू हुआ है अगस्त के अंदर, इनफैक्ट अगस्त भी नहीं कहूंगा मैं इसको, जून 2025 से इसकी प्रमोशन शुरू हो चुकी है ऑल ओवर वर्ल्ड। उस दौरान ये सिर्फ डेफी क्या होता है, लिक्विडिटी पूल कैसे होता है, ये सारी चीजों को वो डिटेल में टेक्निकली वो समझाते थे, विद कंपैरिजन टू जो प्रोजेक्ट भाग गई हैं उसको उसको कंपेयर करते हुए। क्योंकि वो भी ऑफिशियल लेवल पे वो बता रहे थे, तो किसी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को वो कंपेयर नहीं करते थे जो सिस्टम भाग चुकी। ठीक है, उसके बाद मेन जो दो चीजें चेक करनी होती है किसी भी डी5 प्रोजेक्ट के अंदर, वो ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट ओपन सोर्स होना चाहिए। ठीक है, यानी जिसके अंदर कुछ भी छुपा हुआ नहीं होना चाहिए, ओपन सोर्स कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। इसके बाद टोकन मिंटिंग का ऑप्शन किसके पास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि सारा का सारा दारोमदार यही होता है, क्योंकि टोकन किसके कस्टडी में है या फिर मिंटिंग का क्या तरीका है, और अगर मिंट हो चुके हैं तो किसके पास रखे हुए हैं, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि रग पुल की जो शब्द आता है, रग पुल, ये सिर्फ दो ही तरीके से रग पुल होता है। एक, जो आपकी लिक्विडिटी बनती है। ठीक है, लिक्विडिटी कैसे बनती है, टोकन और उसके साथ एसेट। एसेट कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जो हमारे प्रीवियस प्रोजेक्ट के अंदर बीएनबी एसेट के तौर पे रहता था, यहां पर ए यूएसडीटी यहां पर रहता है। ठीक है, यहां पर आर्क और यूएसडीटी। अब रग पुल जो होता है वो दो तरीके से होता है। कैसे होता है, एक ये होता है कि जो ये पूल बन गया, इस पूल के अगेंस्ट में एलपी टोकन मिलते हैं। अगर ये किसी के पास हैं या किसी के कस्टडी में है ये एलपी टोकन्स, तो वो जिस दिन चाहे वो पूल खाली कर सकता है, यानी टोकन और पैसा लेकर के निकल जाएगा। ठीक है, जो कई बार हुए हैं। ठीक है, अब ये दूसरा तरीका, पहले तो हम ये बताते हैं कि ये अगर एलपी टोकन किसी की कस्टडी में है तो वो रग पुल होने के चांसेस रहते हैं। दूसरा तरीका है, बेशक, क्योंकि अब ये नॉर्मली अब ये क्या करने लगे हैं कि ये एलपी टोकन्स जीरो एड्रेस पे भेजते हैं यानी इसको
जीरो या फिर डेड एड्रेस, दोनों एक ही होती हैं, जहां से कभी कोई वापस नहीं आता है। ठीक है, इसको हम ब्लैक होल बोलते हैं। यानी कहते हैं ना कि भाई उस ब्लैक होल के अंदर कोई चीज डाल दो तो वहां से कभी भी वापस नहीं आता है। तो अब जितने भी प्रोजेक्ट आते हैं, आपको ये एलपी बर्न का तो फॉर्मूला बताते ही हैं। ठीक है, जो कि आर्क में भी है। दूसरा रकपुल, दूसरा तरीका होता है जो पैसे निकलने का, वो होता है किसी के पास टोकन मिंटेड हो या फिर मिंट करने का फॉर्मूला हो। तो क्या करेगा वो, टोकन या तो पहले से रखा हुआ उसके पास अलग से, तो वो सीधा सीधा एलपी में जाएगा, टोकन देगा और पैसे निकालेगा। या फिर रातों रात टोकन मिंट करेगा और पैसे दे, मतलब पैसे निकालेगा। जैसे यूएक्स के अंदर अगर मैं बात करूं, मैं नाम लेकर के बता रहा हूं क्योंकि मैं इसको लाइव नहीं कर रहा हूं। तो यूएक्स के अंदर क्या था, 80 करोड़ टोकन बने हुए थे पहले से ही, 2-3 साल पहले उसने बना के रखे हुए थे। अब उसने 40 करोड़ अपने पास रखे थे और 40 करोड़ पे वो कॉन्सेप्ट शुरू किया था। तो किसी समझदार इंसान, जो आज हम सब लोग आर्क के लिए दिमाग लगा रहे हैं, वहां पर भी बहुत अच्छे अच्छे लोग थे, लेकिन किसी भी समझदार इंसान ने ये नहीं बोला कि भाई उस 40 करोड़ टोकन जो रखे हुए हैं उसको आप जीरो एड्रेस पे भेज दो या किसी कॉन्ट्रैक्ट में बंद कर दो या कुछ कर दो। तो वो उसका डायरेक्टर ने बोला सर कि मैं 40 करोड़ को हाथ नहीं लगाऊंगा। तो सिर्फ उस ट्रस्ट पे, उस जुबान पे, उस शब्द पे वो लोगों ने काम शुरू कर दिया और वो अंत में वही हुआ जो होना था। ठीक है, क्योंकि क्रिप्टो के अंदर जुबान नहीं चलता है। मैं ये नहीं बोल सकता कि सर ये प्रोजेक्ट भले इसके अंदर 100 कमियां हैं लेकिन मैं बैठा हूं आप काम करो। भाई अगर कमियां दिख रही हैं, अगर 100 में से अगर एक भी कमी दिख रही है तो वो कमी है। ठीक है, जैसे कि आज की डेट में एआईपीएफ, इंफिनिटी डाउ, इन सब में कमियां हैं, लोग कर रहे हैं इग्नोर करके कि भाई नहीं सर नहीं, 3 महीने से बढ़िया चल रहा है तो या अच्छा चल रहा है, या वासिम पठान जो बैठा हुआ है उसको मैं जानता हूं, बॉट प्रो के अंदर बहुत अच्छा काम किया था। तो भाई ऐसे नहीं चलता है काम। क्रिप्टो के अंदर अगर आपको ऐसे ही करना है तो जिस जिसके पास बिटकॉइन पड़े मेरे पास रख दे, मैं उसको संभाल के रखूंगा, कोई नहीं रखेगा। जब बात आती है कोई पैसे की, बिटकॉइन की या किसी चीज की, तो हम कहते हैं कि नहीं हमें विश्वास नहीं है। लेकिन हम अपने लोगों के एसेट को किसी ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर जिसमें कमियां होने के बावजूद हम वहां दिखवा रहे हैं। चलिए फिर मैं डिबेट हो गया, वापस आते हैं हम लोग। रग पुल कैसे होता है? रग पुल होता है सिर्फ लिक्विडिटी पूल में से पूल का टोकन देकर के पूरा का पूरा खाली करना, या फिर अगर टोकन है तो उससे टोकन जमा करके या दे करके उसको खत्म करना। ठीक है, इसको बोलते हैं रग पुल। तीसरा और कोई तरीका नहीं है, दो ही तरीके हैं। ठीक है जी। अब जो लिक्विडिटी पूल होता है उसको कैसे क्रिएट किया जाता है? सिंपल, पैनकेक स्वैप या यूनिस्वैप पे आप इक्वलेंट अमाउंट के, यानी जितना मान लो $1000 का आपके पास अगर रखा हुआ है तो $1000 और साथ में उतनी ही वैल्यू के टोकन आप दोनों एज अ पूल क्रिएट कर सकते हैं किसी भी एसेट के अगेंस्ट में। अगर मैं आज चाहूं तो बीएनबी यूएसडीटी का पूल क्रिएट कर सकता हूं सीधा पैनकेक स्वैप पे जाकर के, मैं आर्क और यूएसडीटी का क्रिएट कर सकता हूं, मैं एलजीएनएस और डाई का क्रिएट कर सकता हूं, मैं क्या कहते हैं एआईपीएफ और जो भी उसका डाई है या यूएसडीटी उसका क्रिएट कर सकता हूं। यानी कोई भी पूल क्रिएट कर सकता है। अब वो पूल क्रिएट करता क्यों है? देखो, पूल क्रिएट कैसे होता है? सिंपल, जैसे मैंने आपको बता दी, किसी भी जहां पे बना हुआ उस पे जाइए, आप दोनों अमाउंट रख दीजिए, पूल क्रिएट कर लीजिए। अब ये होता है टोटल पूल, जिसे हम बोलते हैं पूल। ठीक है, अब इसके अंदर जो पूल क्रिएट करता है, मान लेते हैं कि ये ₹100 का पूल है, जिसमें से किसी ने ₹50 का पूल ऑलरेडी बना रखा है, तो वो इस पूल का 50% हिस्सेदार हो गया। ऑब्वियसली दूसरा दूसरा कौन है? दूसरा भी 50 का है। ठीक है, 50-50 है तभी 100 हो गया। अब मान लो एक सज्जन ने यहां पर और पैसा अपना पूल क्रिएट किया टोटल 100 में से, तो आधा हिस्सा उसका हो गया, आधा एक का हो गया। ठीक है, अब मान लेते हैं कि कोई और सज्जन आ गए जिसने 30 का और बना दिया, तो उसमें से 30% का हिस्सेदार, जितना अमाउंट वहां पर रखा हुआ है उसमें से जितने का आप पूल क्रिएट करते जाते हैं तो आपका हिस्सा वहां पे बनता जाता है। ठीक है, तो अब ये उसको फायदा क्या पूल बनाने का? बहुत सिंपल फायदा ये होता है कि जो फीस जनरेट हो रही होती है, फीस मतलब जिसको बोलते हैं स्लिपेज। अब इसको स्लिपेज को आर्क के 2.5% पे कंपेयर मत करिए, ये 2.5% नहीं होता है। स्लिपेज ये होता है जब आप $100 देकर के आर्क खरीदते हैं, आपको नीचे क्वांटिटी दिखती है लेकिन एक्चुअल में उतना नहीं आता, उसमें थोड़ा और कम हो जाता है, भले वो कुछ सेंटों में क्यों ना हो।
तो वो कम होता है, तो वो उन लिक्विडिटी पूल होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, ये है तरीका। अब इस तरीके के पूल क्रिएट होते हैं। तो जनरली बहुत सारे लोग हिट एंड ट्रायल के लिए भी पूल्स क्रिएट करते हैं, या फिर मैंने भी कई जगह पे पूल क्रिएट किए। अब इन पूल के अगेंस्ट में हम लोगों को एलपी टोकन मिलते हैं। अब ये चीज और समझ लीजिए, अब लॉकिंग पे आ रहा हूं मैं। ठीक है, आई होप ये लिक्विडिटी पूल का इतना ही समझना जरूरी है, बाकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब ये जो एलपी टोकन है, ठीक है, इन एलपी टोकन को अगर मेरे पास है तो वो मैं कभी भी निकाल सकता हूं। कुछ प्रोजेक्ट जैसे इससे पहले आए थे, अगर मैं बात करूं प्रिसाइजली एक नाम लूं तो एपजेट करके एक प्रोजेक्ट आया था। ठीक है, जो कि हमारे मयंक डुडेजा का था। एपजेट करके एक प्रोजेक्ट आया था, तो उस एलपी टोकन को उसने पिंक सेल पे, पिंक सेल करके एक साइट है, वहां पर उसने पर्टिकुलर दिनों के लिए उसको वहां पर सबमिट किया था उन एलपी टोकन्स को। इसको बोलते हैं लॉक, टेम्पररी लॉक। ठीक है, कुछ टाइम के लिए उसको लॉकिंग में वहां पे डाल दिया था। जैसे ही उतने दिन का हो जाता है तो वो लॉक खुल जाता है। मतलब मान लीजिए कि अगर मैंने 100 दिन का लॉक लगाया हुआ है, तो 100 दिन के लिए तो मैं उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता एलपी टोकन को, लेकिन 100 दिन के बाद मैं चाहूं तो उसको वापस उस पूल को खाली कर सकता हूं या फिर हटा सकता हूं। ठीक है, ऐसे ही एक टेम्पररी लॉक होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम टेम्पररी एलपी लॉक। ठीक है, जो कि 3 महीने से लेकर के 5 साल तक भी, या 10 साल तक भी, या 99 साल तक भी लोग करते हैं। और दूसरा होता है, ये तो टेम्पररी लॉक हो गया। एक तो हो गया ओपन लॉक, जिसमें लॉकिंग ही नहीं है, ओपन है वो। दूसरा है टेम्पररी लॉक है। तीसरा है, इसको बोलते हैं परमानेंट लॉक, जिसको कि हम ब्लैक होल बोलते हैं। ठीक है, अब अभी जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं लगभग लगभग, अगर मैं एग्जिस्टिंग की बात करूं तो चाहे वो इन्फिनिटी हो, चाहे वो एआईपीएफ हो, चाहे वो क्या कहते हैं आपका आकाश हो, चाहे वो आर्क हो, या फिर आगे भी जो को प्रोजेक्ट आएंगे, वो सब लोग अब, क्योंकि ये सब खुल गया, ओपन हो गया, इससे पहले लोगों को पता नहीं होता था कि भाई पहले तो देख लिया लॉक है बस। क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग जब हम भी सीखते रहते हैं तो चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, तो यहां पर सबसे बड़ी बात आर्क के अंदर अब बात करते हैं। ए आर के अंदर जो हमारा एलपी है वो परमानेंटली परमानेंटली ब्लैक होल में जा चुका है। ठीक है, परमानेंटली ये ब्लैक होल में जा चुका है ये। यानी अब आपका एक रास्ता बंद कर दिया उन्होंने, यानी रग पुल का एक रास्ता बंद कर दिया। दूसरा, टोकन मिंटिंग का, टोकन मिंटिंग का रास्ता भी परमानेंटली बंद है। कैसे बंद है वो मैं आपको यहां पे दिखा भी दूंगा। ठीक है, टोकन मिंटिंग का परमानेंटली रास्ता बंद है। यहां पर सिर्फ दो ही तरीके से टोकन मिंट हो सकते हैं। एक, दो ही एड्रेसेस से, इनफैक्ट दो ही एड्रेसेस से मिंट हो सकते हैं। वो है, एक है POL। ठीक है, जहां पर जब बॉन्ड ओपन होते हैं तभी टोकन मिंट होने की संभावना है। ठीक है, अब बॉन्ड ओपन क्यों होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक है POL कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, दूसरा है RBS कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। इसके अलावा तीसरा कोई रास्ता टोकन मिंट करने का नहीं है। यहां पर USDT जाने के बाद मिंट होते हैं। यहां पर जब प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, ठीक है, तब यह ट्रिगर करता है आपका टोकन मिंट करने के लिए। इन दोनों का संबंध है एक मिंटिंग मैनेजर के साथ। ठीक है, अगर इसको बोलूं तो ये POL और RBS, ये मिंटिंग मैनेजर को बोलते हैं भाई टोकन मिंट कर। सिर्फ यही दो तरीके हैं जिससे ये टोकन मिंट होते हैं, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। तो यहां पर भी रग पुल की जो गुंजाइश है, कौन सा है भाई, तो यहां पर भी जो टोकन मिंटिंग का जो रास्ता है वो बंद हो चुका है। तो ये जो रग पुल की जो हमारे पास संभावना है वो अब खत्म है। अब इसके बाद इसको मैं टेक्निकली भी बताऊंगा। चलो हम लोग अब टेक्निकली चलते हैं, हम लोग उसके बाद बात करते हैं। इसके बाद आता है कि जो हमारा मैकेनिज्म डला हुआ है, बहुत ही आसान शब्दों में समझाऊं तो यहां पर एक होता है स्टेकिंग, एक होता है रिवॉर्ड,
ठीक है। इसके बाद है फीस, जो हम लोग क्लेम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फीस को भी दो पार्टों में डिवाइड किया गया, ध्यान रखिएगा, मैं आपको पहली बार यहां पे बता रहा हूं। यानी जो 20 20 15 10 वाला जो है वो दो तरीके से डिवाइड हो रखा है। ठीक है। एक जाता है जो हमारा इथेरियम के फीस के तौर पर इथेरियम में कलेक्ट होता है, इसको भी अब दो दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो आगे मैं बताता हूं। इसके अलावा जो दूसरा फीस, यानी जो हम लोग जो रिवॉर्ड क्लेम करते हैं, जो रिवॉर्ड क्लेम करते हैं, ध्यान रखिएगा, सिर्फ रिवॉर्ड, ये हो गया जो वर्किंग इनकम। जो इथेरियम में जाता है वो सिर्फ वर्किंग इनकम में जाता है, और जो रिवॉर्ड क्लेम होता है वो क्लेम यहां पर उस फीस को डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, टीम डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। अब ये आपने पहली बार सुन रहे होंगे आप, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारे इवेंट्स हो रहे हैं, ये जो हमारे क्या बोलते हैं, जो टीम डेवलपमेंट के जो मीटिंग्स होती हैं, वो वहां पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा जो हमारा डायनेमिक इनकम है, वो तुरंत जो आप फीस देते हैं डॉलर के अंदर, वो पैसा यहां पर तुरंत इथेरियम में कन्वर्ट होता है। पहले बाइनेंस इथेरियम में कन्वर्ट होता है, फिर इसके बाद अब ये इथेरियम की बात करते हैं हम लोग, डायनेमिक का। ठीक है। डायनेमिक का बी पहले तो बी ईटीएच में कन्वर्ट होता है। ठीक है। इसके बाद ये भी दो दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक लीडो फाइनेंस में जाता है जब उसके पास सरप्लस होता है, बहुत ज्यादा होता है। दूसरा, ये उसी कॉन्ट्रैक्ट में इथेरियम के तौर पर ही, बीईटीएच के तौर पर ही पड़ा रहता है। अब ये जो बीईटीएच है, ये भी एक हिस्सा इसी में, इसी कॉन्ट्रैक्ट में पड़ा रहता है, दूसरा हिस्सा एमबीआर में चला जाता है। मतलब या तो यहीं रहेगा या फिर उसको एमबीआर में भेजेगा। ठीक है। ये क्या करता है, ये एमबीआर क्या, आ रही है कि नहीं आ रही, लेकिन चलिए, एमबीआर क्या करता है, एआर के, और क्योंकि एमबीआर में ये कन्वर्ट होकर इथेरियम एमबीआर में आता है, यहां पर इथेरियम से कन्वर्ट होकर फिर यूएसडीटी में आता है। यहां पर ध्यान रखिएगा, एमबीआर में इथेरियम नहीं रहते हैं, यूएसडीटी रहता है। एमबीआर क्या करता है, ये एआरके की ट्रेडिंग करता है, यानी इसका लेन देन करता है। ठीक है। जैसे ही इसका पूल वॉल्यूम $5 मिलियन से ऊपर चला जाएगा, तो ये टोकन यहां पर बर्न कर देता है, क्योंकि ये भी अपने पास नहीं रखता है। ठीक है, ये बर्न कर देता है। ये है बहुत सिंपल फॉर्मूला। ठीक है, यहां तक हमारा ये टॉपिक एंड हो गया। ठीक है, ये मैं आपको टेक्निकली ये थोड़ी चीजें आपको बताई हैं। अब चलते हैं हम लोग, एक जो बड़ा मुद्दा है कि 26 अगस्त को, ठीक है, जहां पर 15.22 मिलियन कलेक्शन हुआ था, उसके अगेंस्ट में आर्क का जब कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हुआ, आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया होगा, नहीं भी होगा तो हम लोग कोई किसी का भी सवाल जवाब होगा तो हम यहाँ पे ले लेंगे। $15.22 मिलियन कलेक्शन हुआ। ठीक है, जिसके अगेंस्ट में पहली बार जब कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हुआ तो 11.5 लाख टोकन मिंट हुए। ठीक है, जिस किसी को भी चेक करना हो तो वो सीधा कॉन्ट्रैक्ट ओपन करे, नीचे की साइड यानी सबसे लास्ट में आपको ये फिगर मिल जाएगा आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी चीज को हाईलाइट भी करते हैं, क्योंकि लोगों के पास कमी कुछ नहीं है, मतलब इस प्रोजेक्ट में कमी कुछ नहीं है, लेकिन एक भ्रम पैदा करने के लिए वो बोलते हैं कि बहुत सारे टोकन मिंट हो गए। ठीक है, अब ये 11.5 लाख टोकन मिंट हुए। ध्यान रखिएगा, $15.22 मिलियन कलेक्शन हुआ। अब किसी ने तो दिया, जिसमें मैं भी शामिल हूं, $1000 मैंने भी दिया है। मेरे जैसे हजारों लोगों ने, किसी ने 500, किसी ने 1000, किसी ने 10,000, किसी ने 5,000, किसी ने 4,000, वो सारा का सारा ट्रांजेक्शन आप चेक कर सकते हैं। मैं अभी आपको ट्रांजेक्शन का हैश भी और वो कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस भी भेज दूंगा मैं आपको। 15.22 मिलियन का कलेक्शन हुआ था, उसके साथ आर्क कॉन्ट्रैक्ट 11.5 लाख टोकन मिंट हुए, और पहला पूल क्रिएट किया गया यहां पर $6 मिलियन का। ठीक है, $6 मिलियन का प्लस 11.5 लाख टोकन का।
ये टोकन और ये डाल करके पूल क्रिएट किया गया पैनकेक स्वैप पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक भी टोकन किसी के पास नहीं है। जितने मिंट हुए थे सबसे पहले वो पूल के अंदर चले गए। ठीक है, यानी क्रिएटर ने अपने पास एक भी टोकन नहीं रखा। इसके बाद इसके अगेंस्ट में जो एलपी टोकन मिले, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसके अगेंस्ट में जो एलपी टोकन मिले उन टोकन को तुरंत ब्लैक होल में भेज दिया गया। यानी अब इस पूल के अंदर टोकन भी चले गए और पैसा भी चला गया। अगर यहीं पर ही सारा कुछ खत्म होता तो वो पैसे वहीं पर ही बर्बाद हो गए होते, क्योंकि किसी के पास टोकन भी नहीं, किसी के पास मतलब सिर्फ बर्बाद मीन्स सिर्फ पैसे दे करके टोकन खरीदना पड़ता है। एक सिंपल सा फंडा है। यानी अब इसके बाद डेवलपर कुछ भी इसमें से निकाल नहीं सकता, क्योंकि उसके पास टोकन ही नहीं है। ठीक है, सिर्फ पैसे थे उसके पास। कितने पैसे बढ़े थे? 9.22 मिलियन डॉलर। 15 मिलियन में से, ध्यान रखिएगा कहीं भूल मत जाना, 15 मिलियन में से 11.5 लाख टोकन मिंट हुए थे और उसका पहले दिन पूल क्रिएट हुआ। उस पूल के एलपी टोकन को बर्न कर दिया गया, डेड एड्रेस पे डाल दिया, जीरो एड्रेस पे डाल दिया। ठीक है, अब उसके बाद बचे पैसे थे उसके पास। उसने क्या किया, इस पैसे को एक साथ ना खरीद के 5-5 लाख का, यानी 5-5 लाख के यूएसडीटी खरीदने शुरू कर दिए, जिससे कि उसके पास इसमें से टोकन आने शुरू हो गए। वो ट्रांजेक्शन सारी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा अभी। ठीक है जी, इसके बाद 5-5 लाख से खरीदे, यानी पूरा का पूरा ये 9.22 मिलियन डॉलर के टोकन खरीदे। ठीक है, ये शुरू हुआ था जब ये, ऑब्वियसली इसको डिवाइड करेंगे तो $5 समथिंग पैसा यहां पर आएगा। $5 कुछ पैसे यहां पर, शायद 31 पैसा या कुछ ऐसा आपको दिख आएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन अभी पब्लिक ने नहीं खरीदा, ना खरीदने का ऑप्शन था, तो सिस्टम ने 5-5 खरीदना शुरू कर दिया। तो उसके पास एक XYZ नंबर, आप उसको कैलकुलेट कर लेना, एक टोकन की क्वांटिटी वहां पर आ गया एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। यानी पहले ही उसी जिससे पुल हुआ था, या उसी मतलब जिस एड्रेस से पैसा गया उसी में ही वहां पर एक नंबर्स आ गए, टोकन ARK आ गए वहां पर। उस ARK को 3 हिस्सों में बांटा गया। ध्यान रखिएगा, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, एक गया जहां पर क्या बोलते हैं, रीबेस के अंदर, यानी जहां से रिवॉर्ड जाना है, और एक गया RBS के अंदर। क्यों? क्योंकि अब इसके बाद टोकन खरीदेंगे तो प्राइस अप्रिशिएट करेगा, प्राइस अप्रिशिएट करेगा तो उसको एक सर्टेन लेवल तक ही मेंटेन करना है, RBS में गया। तीसरा हिस्सा, जितने लोगों ने $15.22 मिलियन दिए थे उन लोगों के लिए अलॉट हुए। ठीक है, उन लोगों को अलॉट हुआ $33, क्योंकि जब जब सारा 9.22 मिलियन डॉलर का बना तो प्राइस आ गया था करीब $33 के आसपास। ठीक है, तो $33 के आसपास आया था। तो उन सबको, यानी जैसे मैंने $1000 दिया था, तो मेरे करीब करीब, अगर $33 की बात करें तो करीब करीब 38 के आसपास या 40 के आसपास बनते। लेकिन इन सब लोगों को जो $15 मिलियन दिया था, उन सबको ये कहा गया था कि जो भी प्राइस पहले दिन आएगा उसका 15% डिस्काउंट पे आपको मिलेगा, प्राइस डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, ये $15 मिलियन का 15%, यानी हम सब के पास लगभग लगभग $28 के आसपास, $33 के आसपास बना था वो, तो $28 के आसपास ये हम सबको अलॉट हुए। यानी मेरे जो $1000 लगे थे, उस $1000 के बदले में मेरे पास करीब 33 या 35 के आसपास टोकन मेरे हिस्से आए थे। ठीक है, तो तीसरा हिस्सा उन लोगों के हिस्से अलॉट हुए, उन लोगों के हिस्से अलॉट हुए जिन लोगों ने $15.22 मिलियन यहां पर जमा किए थे। ठीक है, अब इन लोगों को हाथ में नहीं दिया, यानी उसको दिया नहीं है कि भाई आप ये पकड़ो और मार्केट जाओ या कुछ करो। उन लोगों ने इसको 360 दिन के लिए लॉक कर दिया। ठीक है, उनको स्टेकिंग में लगवा दिया। यानी ये जितने भी टोकन $15.22 मिलियन से खरीदे गए थे, उनको सीधा सीधा अगर मैं बात करूं तो एक गया स्टेकिंग में, जो कि उन लोगों के नाम से गए जिन लोगों ने पैसे दिए थे। दूसरा गया RBS के अंदर, तीसरा गया रीबेस के अंदर। आई होप ये मैं आपको अंडरस्टैंड करवा रहा हूं। ठीक है, उसके बाद 27 तारीख से
27 अगस्त ऑनवर्ड्स यहां पर दोनों ऑप्शन खुल गए थे, बॉन्ड और स्टेकिंग। ठीक है, बॉन्ड और स्टेकिंग दोनों चालू हो गए थे, जिस कारण से यहां पर प्राइस $33 से शुरू होकर के सीधा $38 तक चला गया। उसके बाद जो भी फंड गया, एक सेकंड, 33 डॉलर से लेकर के $38 तक चला गया था। उसके बाद आरबीएस ट्रिगर हुआ, जितना भी फंड यहाँ पे वो जाता था, आरबीएस अपने टोकन बेच बेच के उस फंड को अपने पास कलेक्ट किया, कलेक्ट करके उसने ट्रेजरी में डिपॉजिट किया। ठीक है, यानी बैकअप में वो पैसा जमा होता गया। ठीक है, जो करीब करीब आपको मैं बता दूं $22 मिलियन के करीब इकट्ठा हो गया था, धीरे धीरे करते करते करते, जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, $22 मिलियन के करीब करीब यहां पर जमा हो गया था। ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे ये सिस्टम चलता रहा चलता रहा चलता रहा। उसके बाद दिसंबर आते आते यहां पर प्राइस मेंटेन रहा करीब करीब 38 से 40 के बीच में। फिर जितने भी लोग जो अगस्त में जुड़े थे, ठीक है, उन लोगों का, क्योंकि पहले 30 दिन का भी लॉक इन था, 90 डेज का भी लॉक इन था, उसके बाद 180 डेज, 360 डेज ये ऑप्शन थे, फिर बाद में 540 डेज ऑप्शन आया, फिर 720 का ऑप्शन आया। तो पहले जो 90 डेज, 30 दिन और 90 डेज वाले जो लोग थे, मोस्टली 90 डेज वाले थे, उन लोगों के करीब 3 महीने प्लस हो चुके थे। ठीक है, तो उनका पैसा डबल से भी ज्यादा हो गया था, जो कि पहले हफ्ते, जैसे मैंने कहा कि करीब करीब पहले हफ्ते की अगर बात करें तो कुछ नहीं तो करीब 20 से $50 मिलियन के बीच में धंधा आ गया था यहां पर, करीब करीब। तो उन सब लोगों का लगभग लगभग डबल हो गया था। तो जो भी क्रिप्टो के अंदर समझदार व्यक्ति है, जो एक बार अपना प्रॉफिट बुक कर लेता है, ठीक है, तो दिसंबर में यहां पर एक हिसाब से अगर बात करें तो सेलिंग शुरू हो गई थी। यानी जो लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग, इसको सेलिंग नहीं कहेंगे, प्रॉफिट बुकिंग लोगों ने किया। रीजन उसका यही था कि न्यू ईयर भी आ रहा था, चाइनीज न्यू ईयर भी आ रहा था, तो सारी चीजें एक हिसाब से कोलैबोरेट हो गई। तो उन सब ने एक साथ, या फिर जैसे एक कम्युनिटी, पर्टिकुलर कम्युनिटी आई थी, तो उन लोगों ने सबने एक साथ यहाँ पे सेलिंग शुरू कर दी। ठीक है, जिस कारण से जो 38 के आसपास था वो गिट के 35 आया, फिर 30 के आसपास आया, फिर 25 आया। ठीक है, तो फिर उसके बाद करीब करीब 18 के आसपास आया था, 18-20 के आसपास। तो जिन लोगों को जब जब सेलिंग शुरू हो गई, तो इसकी जो इस दौरान, जब जब इस दौरान, ठीक है, इस दौरान क्या हुआ कि भाई जब आरबीएस ने काम करना शुरू कर दिया, जो आरबीएस के पास फंड था वो तो उसने कोशिश किया। फिर उसके बाद करीब ट्रेजरी से $5 मिलियन भी उसने कॉल बैक किया। उस दौरान सिस्टम ने कम्युनिटी से मल्टी सिग्नेटरी, क्योंकि ट्रेजरी भी अभी क्या है कि ट्रेजरी भी कम्युनिटी के कस्टडी में है, तो वहां से भी डेवलपर $1 नहीं निकाल सकता था। तो ट्रेजरी की वोटिंग करके करीब $5 मिलियन आरबीएस में ट्रांसफर करवाया गया, उसको भी खत्म कर दिया गया, यानी उससे भी नहीं संभला। फिर उसके बाद कुछ फंड्स इथेरियम से, यानी जो फीस कलेक्शन हो रहा था उससे भी आरबीएस में डाल करके उसको कोशिश किया गया, उस नहीं संभला। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि होने दो एक बार पूरा, जितना फ्री फॉल, जितना लोग करना चाहते हैं, जितने लोग बेच के जाना चाहते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली चला गया वो। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर एक हिसाब से थोड़ी आ गई। फिर उसके बाद जैसे ही चाइनीज न्यू ईयर खत्म हुआ, तो हमारे पास 720 दिन का एक प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ। फिर चाइनीज न्यू ईयर भी खत्म होगी, तो वापस कम्युनिटी यहाँ पर शुरू हुआ। इस दौरान 25 से चाइनीज न्यू ईयर आते आते करीब करीब $10 तक ये चला गया था। फिर चाइनीज न्यू ईयर के बाद ये वापस 20 पे गया, फिर वापस धीरे धीरे करके आज $12 पे है। तो ये जितने लूपहोल्स थे इसके अंदर, या जितने इस प्रोजेक्ट को खत्म करने के, या इसमें से जो लीकेज पॉइंट्स थी, वो धीरे धीरे करके जिसे हम कह सकते, क्या कह सकते हैं कि अपग्रेड होते गए वहां पर। अब ये, इसको मैं एक और तरीके से समझाता हूं। मैंने आपको शुरू में बताया था कि सैमसंग का टच मोबाइल और आज की डेट का स्मार्टफोन
ये इसमें अगर वर्जन की बात करूं तो जो टच मोबाइल है वो वर्जन 1 है, और जो स्मार्टफोन है वर्जन 3 है। तो वर्जन 3 के अंदर, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, सॉरी। तो यहां पर क्या है कि अब जो स्मार्टफोन आ रहे हैं, आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के पास दो दो चार चार पांच पांच साल से वही चल रहे हैं। इनफैक्ट मेरे पास भी वही चल रहा है, मेरे पास सैमसंग 22 अल्ट्रा चल रहा है। इसमें हर 2-6 महीने बाद क्या होता है, सॉफ्टवेयर अपडेट होती है। ठीक है, उसके अंदर कोई यूआई अपडेट होता है या फिर कुछ उनको सिक्योरिटी पैच डालना हो तो वो एक भेज देते हैं। ठीक है, तो ये है वर्जन 3। तो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर यहां पर मॉड्यूल्स लगे हुए हैं। वर्जन 1 के अंदर क्या होता है कि वो चाहे खांचा, जैसे जैसे मैंने आपको टच मोबाइल का एग्जांपल लिया, उसके अंदर कोई अपग्रेडेशन, सॉफ्टवेयर अपडेशन का कोई गुंजाइश नहीं रहती। अब यह सॉफ्टवेयर अपडेट का मतलब क्या है, बेस मेरा हार्डवेयर वही है। ठीक है, उसके अंदर छोटी छोटी ट्विकिंग बोलते हैं, छोटे छोटे बदलाव। ठीक है, जैसे कि वर्जन 3 के अंदर वो पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, जैसे कि आपने अभी पिछले कई दिनों से देखा होगा कि उसके अंदर छोटे छोटे अपग्रेड्स होते रहते हैं, जैसे कि रिवॉर्ड ऐड हुआ। ठीक है, या फिर जिसे हम कहते हैं कि कोई ऑप्शन, जैसे कि पहले 30 डेज का था, फिर 90 डेज का था, फिर 180-360 दिन का था, तो वो 30 और 90 वाला कम्युनिटी के अप्रूवल से उसको बंद कर दिया गया। फिर 360 के साथ 540 ऐड कर दिया गया, फिर 720 ऐड कर दिया गया। जो भी कम्युनिटी के अप्रूवल से ही ये सारी चीजें होती हैं। इसमें डेवलपर खुद कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो बेस है, हमारा बेस क्या है, लिक्विडिटी, लिक्विडिटी पूल का लॉक परमानेंटली बंद हो गया। इसके अलावा टोकन मिंटिंग का ऑप्शन, वो परमानेंटली सिर्फ 2 कॉन्ट्रैक्ट के पास परमिशन है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास और कोई चीजें यहां पर बदलाव करने की गुंजाइश नहीं, सिर्फ एक कॉस्मेटिक चेंजेस के तौर पर, जैसे मैंने कहा कि कोई एप्लीकेशन या फिर कोई चीज उसके अंदर अपग्रेड करना हो, कोई कनेक्ट करना हो, कोई मॉडल हटाना हो, वो कर सकते हैं। इसको अगर सिंपल भाषा में बात करें तो वर्जन 3 एक कप बोर्ड की तरह होता है जिसमें पोर्शंस होती हैं। ठीक है, अगर मान लो इस पोर्शन में कुछ बदलाव करना हो तो सिर्फ इसी के साथ बदलाव किया जा सकता है। बाकी जगह क्या होता है, वर्जन 1 के अंदर अगर आपका एक फाइल ऐसे बन गया, कुछ भी करना हो, या तो इसको पूरा पूरा बदलना पड़ेगा, जिसके लिए सारा का सारा मॉडल ही चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर उसके अंदर कुछ नहीं कर सकते। बट ये वर्जन 3 के अंदर ये गुंजाइश रहती है कि आप कम्युनिटी के परमिशन से छोटे मोटे समय के हिसाब से, क्योंकि समय बहुत तेजी से बदलता जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये चीजें यहां पर होती हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूं ब्लॉकचेन के ऊपर। ये पूरा एक हिसाब से बेस था यहां पर जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब मैं आपको लेके चलता हूं ब्लॉकचेन के ऊपर। कहां चला गया, एक सेकंड, पहले तो मैं कमलजीत से शुरू कर देता हूं, मैं कमल बाबू के। ओके, चलिए मैं आपको, किधर गया, एक सेकंड मैं ट्रांजेक्शन से शुरुआत करता हूँ। एक सेकंड, मैं लिंक निकाल लूं।
कर भेजा था मैंने कमल भाई को। ओके। ओके, मैं आप सबको चैट में भी डालूंगा ताकि आप भी खुद इसको ओपन भी कर लें। ठीक है। ओके, आप सब लोगों को मैं ये चैट पे ट्रांजैक्शन भी भेज रहा हूँ। ठीक है। मैसेज टू एवरीवन, यस। ठीक है, ये मैंने लिंक डाल दिया है। इस लिंक को आप सब लोग ओपन भी करें ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं। ठीक है। यहाँ पर आप सब लोगों को देखने को मिल जाएगा, आई होप स्क्रीन दिख रहा होगा। लेट मी सी यहाँ पर। ओके, आज से करीब करीब 264 दिन पहले। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। ये 264 दिन पहले। ठीक है, ये यहाँ पर आप सब लोगों को दिख रहा होगा। 264 दिन पहले की बात है। ठीक है, जहां पर, हाँ यहाँ पे ये वाला ट्रांजेक्शन है, यस। एग्जीक्यूशन, ठीक है जी। ये 264 दिन पहले की बात है, जहां पर आप ये देख पा रहे होंगे। ठीक है। बे यार, जहां पर 11.5 लाख टोकन मिंट होकर के यहां पर आए थे। ठीक है, AR के आप देख पा रहे हैं। 264 दिन आप कैलेंडर में देख लेना, ये होगा 26 अगस्त का। ठीक है। अच्छा, मैं आपको ट्रांजेक्शन दिखाई देता हूं मैं आपको, सो दैट कि आपको डेट दिख जाए ये। ठीक है, ये आपका, यस, ये वाला ट्रांजेक्शन अगर देखेंगे तो आप देख लेना, ये है जी 26 अगस्त, यस। ठीक है, ये आप देख सकते हैं 26 अगस्त 2025। ठीक है, इस दिन ये 11.5 लाख टोकन यहाँ पर मिंट हुए थे। ठीक है, वापस चलते हैं हम लोग। 11.5 लाख टोकन मिंट होते ही, ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं पैनकेक स्वैप नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। ठीक है, ऐड लिक्विडिटी आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर, ऐड लिक्विडिटी। ठीक है, ऐड लिक्विडिटी दिख रहा होगा। अभी मैं इसके भी ट्रांजेक्शन हैश को ओपन कर देता हूं। ठीक है, अगर आप इसको देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, 11.5 लाख टोकन के बदले में $6 मिलियन। ठीक है, वेरीफाई कर लीजिएगा आप जितने भी लोग हैं, इसको आप अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है, 11.5 लाख टोकन के बदले में 6 मिलियन टोकन का, सॉरी, $6 मिलियन के साथ एक पूल क्रिएट किया गया। ठीक है, अब यहां पर और डिटेल में समझना हो तो ये देख सकते हैं कि भाई 6 इसका ये हो गया, उसको इस तरीके से। अब यहां पर, ठीक है, साथ ही साथ इसके अगेंस्ट में, अब यहां पे देख लो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सब लोगों को देखने के लिए। ठीक है, सॉरी, इसके बदले में यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये क्या है, ये 29, ये मोटा मोटा कितना हुआ, ये 2 करोड़ नहीं, 25,93,742। ठीक है, 25,93,742 LP टोकन यहां पर अलॉट हुए, यानी यहां पर इनको मिल गए। ठीक है, अब ये वाले इंपॉर्टेंट हैं। इन टोकन को LP में बर्न किया, यानी इन टोकन को अगर डेवलपर के कस्टडी में रहता तो कभी भी ये पैसे निकाल सकता था, ये या फिर इसका कोई भी पोर्शन उसके पास रहता तो वो कभी भी उसको पैसे निकाल सकता। अब यहां पे देखते हैं 25,93,742 जो LP टोकन है उनका क्या हुआ। ठीक है, क्योंकि वो भी आप सबको देखना बहुत ही जरूरी है। LP टोकन बर्न, ठीक है, अब आपको दिखेगा, ये रहा। ठीक है, ये देखो, मैं आपको एक एक चीज आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप वेरीफाई कर सको। ठीक है,
ये वाला जो ऑप्शन है ये देख रहे हो आप, हैश भी दिखाऊंगा मैं आपको, सॉरी ये वाला नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाला 25,93,742.4692, यानी जितने टोकन एलपी के मिले थे वो नल एड्रेस पे भेज दिया। आपको मैं हैश के समेत दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है, ये रहा वो हैश। ठीक है, अब ये देखो आप क्या लिखा हुआ है, 25,93,742.4698 टोकन, जो केक एलपी बोलते हैं, बाइनेंस के जो एलपी टोकन मिलते हैं वो डेड एड्रेस पे डाल दिया गया, यानी ब्लैक होल पे। जिस कब कब डाला है वो भी देख लो आप, कब डाला है सर ये, उसी दिन, यानी जिस दिन ये पूल क्रिएट हुआ। ठीक है, सिस्टम ने अपने पास ये नहीं रखा कि भाई चलो भाई मैं कुछ दिन रख लूं फिर बाद में देखता हूं सोचता हूं, वाली कहानी नहीं है। उसी दिन, अगर मैं टाइम की बात करूं तो 2 घंटे के अंदर अंदर ये वहीं पर ही बर्न हो चुका है। क्लियर है? अब आगे चलते हैं हम लोग, इसको यहां पर पूल क्रिएट हुआ। ठीक है, यहां पर इसके बदले में पूल क्रिएट हुआ, साढ़े कहां चला गया वो, 11.5 लाख। यस, अच्छा जी, अच्छा 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 अच्छा, यस। वापस मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, एक्चुअली मैं इसको क्या कहते हैं, अगर क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप मोड करूंगा तो शायद आपको बहुत छोटा छोटा दिखेगा। लेट मी सी, अगर, क्योंकि वैसे तो बड़ा दिखना चाहिए, कोशिश करता हूँ मैं आपको। हाँ, थोड़ा छोटा छोटा हो गया, पर चलिए मैं बड़ा कर दूंगा तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ दिखा दिया, 11.5 लाख, $6 मिलियन का टोकन। ठीक है, ये आपका यहाँ पर बन गया पूल। उसके बदले में मिल गए थे आपको एलपी टोकन 25,93,742, आपका ये हो गया। ठीक है जी। अब आप देखेंगे ये हुआ था $6 मिलियन का, ये $6 मिलियन का, ये यानी $60 लाख का ये ट्रांजेक्शन हुआ था। इसके बाद सिस्टम के पास कितने बचे थे, $9.22 मिलियन। अब उन्होंने क्या कर दिया, इन सारे पैसे से बारी बारी इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो आप देखोगे कि ये 5 मिलियन का ये है। ठीक है जी, 5 मिलियन का ये है, ये 5-5 लाख के, सॉरी, ये 5-5 लाख के इन्होंने टोकन बाय करने शुरू किए इन्होंने। ठीक है, ये जितने भी ट्रांजेक्शन है आप ये देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, ये 5-5 के बदले में जो जो टोकन आ रहे हैं, हर बार 5 लाख में कम आ रहे हैं, ये भी देखो आप। ठीक है, पहले क्योंकि प्राइस कम था 5 लाख का तो ज्यादा टोकन आए, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे 86,000। ठीक है, सॉरी, पहले आए यहाँ पर 86,000। ठीक है जी, फिर उसके बाद 73,000, फिर 63,000, फिर 55,000, फिर 49, 43, 39। ठीक है, फिर 35, फिर 31। ठीक है, फिर 29, 50, 43। फिर इन्होंने मतलब 5-5 के बाद फिर 10-10 लाख के खरीदे इन्होंने, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 10-10 लाख के खरीदे इन्होंने। फिर उसके बाद बचा हुआ जो पैसा था वो उन्होंने यहाँ पर खरीद लिया। ठीक है, 10,22,500। उसके बाद ये वाला ट्रांजेक्शन जो है ये टोकन बर्निंग का ट्रांजेक्शन है, आप अगर मैं आपको दिखाऊं तो। ठीक है, यहां पर अगर हम देखेंगे तो आपको ये डेड एड्रेस वाला आपको दिख जाएगा यहां पर। ठीक है, इसके बाद आप देखो यहां पर इमीडिएटली अगर ट्रांजेक्शन देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा आपको, यार ये क्या चक्कर है। हाँ, अगर ये देखेंगे तो आप यहाँ देख सकते हो, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। इसको आप अगर स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं आपको दिखाऊंगा ये 3 एड्रेस। जस्ट अ सेकेंड, ये जो 3 एड्रेस हैं इनको आपको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जिसमें से एक में गए हैं कितने, 5 लाख जितने टोकन आए थे। ठीक है, यानी जितने खरीदे इन्होंने उसमें से इन्होंने एक पोर्शन डाल दिया, ये है स्टेकिंग एड्रेस।
डीओबी, यानी जितने लोगों ने भी यहां पर खरीदा था उनके अगेंस्ट में यहां पर अलॉट होके डिपॉजिट हो गए स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। दूसरा है आपका रीबेस का कॉन्ट्रैक्ट, ये है रीबेस, यानी जहां से रिवॉर्ड आना है, क्योंकि मान लो डल गया उसके बाद तो रिवॉर्ड आना ही है। उसके बाद ये है तीसरा आपका आरबीएस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, यानी पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो 11.5 लाख टोकन जो पहले बाय हुए फिर पूल में गए, उसके बाद जितने टोकन खरीदे गए आप उसको बैठ करके तसल्ली से, मैंने आपको लिंक भेज दिया है, आप जितने टोकन वहां पे बाय हुए थे उनको आप ऐड कर लेना, ऐड करके वो पूरे के पूरे टोकन यहां पर चले गए। क्लियर है? यहां पर चले गए, ठीक है। आई होप ये यहां तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। सॉरी टाइम भी बीतता जा रहा है, मैं शायद थोड़ा स्लो हूं। अब इसके बाद बाकी सारी चीजें यहाँ पर क्या कहते हैं, ये सब डमी वाले जो भी हैं वो हैं, ठीक है। यहाँ यहाँ कहानी इसकी लगभग लगभग समाप्त हो गई यहाँ पर, मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट का काम यहीं तक ही समाप्त हो गया। इसके बाद कुछ भी यहाँ पर हिसाब किताब यहाँ पर अब नहीं बचा यहाँ पर, यानी जितने टोकन आए जितने खरीदे गए उन सबको यहाँ पर बांट दिया गया, और उसके बाद जो एलपी टोकन मिला था, जो एलपी टोकन उसको डेड एड्रेस पे डाल दिया, ठीक है। अब ये चीज हम वापस चलते हैं, अब इस कॉन्ट्रैक्ट का काम हो गया यहाँ पर खत्म। अब यहाँ पर इसका कोई लेना देना ही अब नहीं रहा। अब चलते हैं हम लोग आर्क के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, ठीक है। अब ये है आर्क का कॉन्ट्रैक्ट जिसमें लास्ट में 8B90 है, ठीक है। करंट प्राइस है लगभग 12.30 का। अच्छा एक चीज और मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूं, अगर कोई चीज समझ आए तो। यस, यहाँ पर बहुत सारे लोग, अब देखिए 264 दिन पहले कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हुआ, मैचिंग की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे आप वेरीफाई कर सकते हो कि 264 दिन पहले यहाँ पर वो 11.5 लाख टोकन और 6 लाख का पूल बना, उसी दिन कॉन्ट्रैक्ट में टोकन मिंट हुए, उसी दिन सारा काम हो गया। तो ये वेरीफाई आपका यहां से भी आप कर सकते हैं। ये है क्रिएटर, इस क्रिएटर के पास एक भी टोकन आर्क का नहीं है। कहां से चेक कर सकते हो आप? यहाँ पे देख सकते हो एक भी आर्क का टोकन उस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। उसके बाद इसकी ओनरशिप ओनरशिप भी खत्म हो गई, वो भी मैं आपको अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी ढूंढेंगे तो यहाँ पर आपको ओनरशिप अनाउंस का भी आपको मिल जाएगा। जब है ही कुछ नहीं तो उसका क्रिएटर का कुछ लेना देना ही नहीं है, जब उसने टोकन मिंट कर दिया और उसके बाद उसको ट्रांसफर करके उसको खत्म कर दिया। बहुत सारे लोग इसकी इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के लोग प्राइवेट की भी दे देते हैं, उस प्राइवेट की को लेकर के कोई पर्पस ही नहीं है, उसका कोई हल ही नहीं है, उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, वेस्ट हो जाता है वो। बट एनीवेज यहाँ पर 264 दिन पहले ये टोकन कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर डिप्लॉय हुआ, ठीक है, उसी दिन सारा कार्रवाई यहाँ पर हो गया। तो ये क्रॉस वेरिफिकेशन में आपको बता रहा हूँ, बहुत सारी जगह पर ये भी मसला रहता है कि भाई बेशक कॉन्ट्रैक्ट उसी दिन बना, पूल भी बन गया, कभी कभार वो जो एलपी टोकन्स होती हैं वो 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद भी डलता है, या फिर जनरली जो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं उसकी ओनरशिप रिनाउंस करने में भी कभी कभार टाइम लगता है। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, पहले दिन टोकन बना, पहले दिन ही रिनाउंस हो गया, सब कुछ यहाँ पर पहले दिन ही यहाँ पर हो गया। अब उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट में आप इसको वैसे तो इसमें कहीं नीचे जाकर के 5,000 समथिंग के जगह पर मैं आपको बताता हूँ, कोशिश करता हूँ मैं दिखाने की एक बार, क्योंकि उस दिन नहीं मिल पाया था, लेकिन आई होप आज मिल जाए वो, क्योंकि जो 11.5 लाख वाला जो ट्रांजेक्शन है वो अगर मिल जाता है तो आप सब लोगों को दिखाने के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि कोई ना कोई सज्जन ऐसा है जो उसको हाईलाइट करता रहता है। समवेयर अराउंड कहीं तो था वो, या तो इसमें सर्च करना पड़ेगा। चलिए मैं ढूंढ करके वो नंबर बता दूंगा मैं।
क्योंकि लोग उसी को ही कहीं ना कहीं पॉइंट आउट करते रहते हैं कि भाई वो शायद टोकन मिंट करके रखा हुआ है। ठीक है, वो टोकन का आपको मैंने वो बता दिया। उसके बाद ओनरशिप कैसे चेक करनी है या फिर टोकन मिंटिंग का जो फॉर्मूला है उसको मैं बता देता हूँ। ठीक है, अच्छा वो पहले तो इससे पहले मैं आपको एलपी का बताता हूँ कि एलपी कैसे चेक किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें तो टोकन ट्रांसफर BP20। ठीक है, यहाँ पर आपको देखना क्या है कि जो ये कौन से पे हैं हम लोग यार, आर्क पे चलते हैं, सॉरी मैं वापस, ओके आर्क पे आ रहे हैं हम लोग, होल्डर्स पे आ गए। ठीक है, ये जो आपने एड्रेस देखे थे वहां पर DOB, ये स्टेकिंग वाला था जिसके अंदर जितने भी टोकन बाय हुए थे उस दिन पहले दिन यहाँ पे आए, इसके बाद रिबेस में आए, और तीसरा था पैनकेक सॉरी RBS के अंदर। ठीक है, RBS के अंदर पहले तो टोकन डाले गए थे, लेकिन वो उसके बाद वहां पे RBS के अंदर एक भी टोकन रहता नहीं है, वो पहले डाला गया, उसके बाद जैसे जैसे प्राइस पंप इन होता गया तो वो टोकन बाय करके सेल करके उसने अपने पास उस 70-77 हजार के आसपास जमा हुए थे, उसके बदले में उसने उस रेट पे USDT रख ली है, ट्रेजरी के अंदर पैसा जमा करवा दिया। अब चलते हैं हम लोग पैनकेक स्वैप में। जो बर्निंग तो वैसे मैंने बता दिया पहले ही दिन, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को अगर चेक करना हो तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हो। कैसे कि यहाँ पर आपने उस पैनकेक स्वैप का ट्रांजेक्शन चेक किया, फिल्टर बाय टोकन होल्डर क्लिक करना है आपको। ठीक है, उसके बाद टोकन होल्डर के अगर करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा BP पैनकेक LP, केक LP बोलते हैं उसको, हमने ये केक LP क्लिक कर दिया। उसके बाद आपको होल्डर्स क्लिक करना है। जस्ट अ सेकंड, सडनली BSC स्कैन थोड़ा स्लो डाउन हो गया। ओके, तो ये आ गया हमारा LP। ठीक है, होल्डर्स में चेक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि होल्डर्स पे नल और जीरो एड्रेस जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, ये दो हैं जिससे कि दोनों यहाँ पर नल और डेड एड्रेस है। इनकी अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इन दोनों को मिलाएंगे तो ये 99.999% ही बनेगा ये। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिकली आप चेक करेंगे, इनफैक्ट 99.9 से भी ऊपर ये यहाँ पर जाने वाला है। ठीक है, ये है इसका टोटल टोकन बर्निंग। इसको ऐसे चेक करते हैं, यानी पैनकेक स्वैप क्लिक करना है, पैनकेक स्वैप करने के बाद उसके बाद उसका टोकन का कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस क्लिक करना है, उसके बाद आपको केक पे क्लिक करना है, उसके बाद होल्डर क्लिक करेंगे तो आपको ये दिख जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद वापस चलते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, कहाँ पे आ गया हम लोग बताएंगे चलो, ARK। ओके, यहाँ पे ARK पे आ गए। ठीक है, होल्डर्स पे आ गए, यहाँ पर थोड़ा बड़ा कर लेता हूं मैं। ठीक है, पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये पहले वाला है हमारा स्टेकिंग वाला, ये वाला है स्टेकिंग। जो हम लोग यहाँ करते हैं वो इस एड्रेस पे जाता है, और जब हम लोग रिडीम करते हैं तब भी हमको इसी एड्रेस से आता है, ये भी ध्यान रखिएगा, इसी एड्रेस से ही हमारे पास वापस आता है। और जो हमको जो रिवॉर्ड आता है जब हम लोग क्लेम करते हैं तो इस एड्रेस से आता है। और जो बाकी तो LP का ये हो गया। इसके बाद ये DE2C24, अच्छा ये वाला है हमारा जो 2.5% फीस जो इकट्ठा होता है वो है। ठीक है, इसके अलावा ये जो DE2 है ये बेसिकली जो फीस इकट्ठा होता है वो है। ठीक है, वो आपको पता भी लग जाएगा होपफुली। ठीक है, और 7C24 ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट ही है, लेटेस्ट सी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। आर्क, सॉरी कहां पे हम लोग, एक नया पेज खोलता हूं, ARK-D5। चलिए आज के लिए इतना ही करता हूं मैं, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है यहीं तक सीमित रखते हैं, फिर उसके बाद आपका कोई सवाल जवाब होगा तो उसको हम लोग यहाँ पर पूछ लेते हैं, क्योंकि टाइम बहुत हो गया, 1.25 घंटे हो गए हैं। ठीक है, नॉलेज
बाकी डिटेल में हम लोग करते हैं। 7E कुछ तो है यार, हाँ, ये रिलीज एड्रेस है बेसिकली, ठीक है, यहाँ से वो रिलीज होता है। तो ये सब ये कॉन्ट्रैक्ट है। ये 7C24 जो है, आपको मैं वापस दिखा दूं तो यहाँ से भी आपको 7E24, ठीक है, ये जो एड्रेस बता रहा था मैं, ये आपका ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट ही है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट है, ठीक है जी। इसके बाद ये फीस वाला है, और ये हमारा जो ये 2 पॉइंट जो स्लिपेज फीस वाला है, ध्यान रखिएगा। फीस मतलब आप कंफ्यूज मत होइए कि ये जो डेवलपर का फीस जाता है वो है ये 2.5% वाला, और ये जो है जो 20%, 15%, 10% वाला जो है वो है, ठीक है, जहां जो प्रॉफिट पार्ट में से जो कलेक्ट हो रहा है वो ये है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब क्या था, अब हमारा पैसा कहाँ कहाँ जमा है उसको कैसे चेक कर सकते हैं, ठीक है, कैसे चेक कर सकते हैं, या फिर आप उसको वॉच लिस्ट, यहां पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है उन सब को आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखें आप, ठीक है। मैं एक एक कॉन्ट्रैक्ट आपको यहाँ पे डाल दूंगा या ग्रुप में डाल दूंगा, उस ग्रुप से आप ले लीजिए या अपने अपने लीडर से ले लीजिएगा, उन सब को ऐड कर सकते हैं आप। कैसे ऐड कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। सॉरी मेरा ये बंद हो गया, मैं आपको पहले तो सारे कॉन्ट्रैक्ट को कॉपी करके आपको भेज देता हूँ। कैसे ऐड करना है वो मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ, ठीक है। हमारे रवि सर को हमने बताया था, चलिए रवि सर से ही हम लोग बात करते हैं। रवि रौतेला जी, एक सेकंड, उस कॉन्ट्रैक्ट को मैं आपको दिखा भी देता हूँ कैसे ऐड करना है। अब सबका अलग अलग क्या कहते हैं वॉलेट होगा, तो सब में ऐड करने का तरीका हो सकता है अलग अलग बने, ठीक है। तो चलिए मैं आपको जैसे क्योंकि अगर मैं यहाँ पे चैट पे डालूंगा तो आप उसको कॉपी नहीं कर सकते, बट यस मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। ये अगर मैं बात करूं तो ये लीडो फाइनेंस में हमारे पास जो कलेक्शन हो रहा है, कलेक्शन कैसे हो रहा है, जो हमारा डायनामिक इनकम है, वो डायनामिक इनकम को जब फीस के तौर पर कलेक्ट किया गया तो वो इथेरियम में कन्वर्ट हुआ, इथेरियम से ये बेसिकली लीडो फाइनेंस में स्टेक हुआ। तो इसको अगर आपको देखना है तो आप सीधा, जैसे मैंने टोकन पॉकेट में ऐड किया हुआ है, आपके पास जो वॉलेट है उन सब में वॉच वॉलेट ऐड करने का ऑप्शन रहता है, ठीक है। जैसे कि सिंपल है कि ये टोकन पॉकेट है, ठीक है, टोकन पॉकेट में कर लीजिए, या फिर आप जो वॉलेट आपको अच्छा लगता है उन सब में जो नया वॉलेट बनाते हैं, तो वहां पर जैसे आपने प्लस किया तो उसके बाद आपको कौन से नेटवर्क पे सिलेक्शन करना है, ठीक है। लीडो फाइनेंस है इथेरियम पे, ध्यान रखिएगा सिर्फ इथेरियम पे ही होता है वो। उसके बाद आपने इंपोर्ट वॉलेट करना है, इसके बाद ये ऑप्शन आता है कि आपको कौन सा वॉलेट चाहिए आपको, सॉरी, ठीक है। आपको रिकवरी आपके फ्रेज से रिकवरी करना चाहते हैं या प्राइवेट की से करना चाहते हैं, या फिर आप वॉच वॉलेट में होता क्या है कि आप सिर्फ उसको देख सकते हो, कर कुछ नहीं सकते, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर अगर उसको पेस्ट करूंगा, ठीक है, पेस्ट कर करके उसको लिखूंगा कि भाई यहाँ पर मान लो लीडो लिखूंगा, तो ये आपका, उसके बाद ये जैसे मैं इसको एग्री करूंगा, इंपोर्ट करूंगा, तो हो सकता है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये एडेड है, तो हो सकता है बता दे कि ऑलरेडी एडेड करके बता देगा ये, ठीक है। करंटली इंपोर्टेड वॉलेट ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो मैंने इसको किया हुआ है। तो ये इसको देखना कैसे है, देखो अभी है क्या वहां पर, माल कितना पड़ा है, ये पड़ा है हमारे पास आज की डेट में करीब करीब 3780। ये क्या हो रहा है, यहां से रिवॉर्ड आ रहे हैं डेली 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 डेली, इस वजह से ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है। यहां पर धीरे 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 वो रिवॉर्ड भी आ रहा है, तो रिवॉर्ड भी उसमें एड ऑन होता जा रहा है, ऑटो कंपाउंड यहां पर भी हो रहा है। तो ये सिस्टम का यानी हम सब का ये एसेट है। कितना एसेट है, जो लिक्विडिटी में है उसको तो आप अलग रख दीजिए, ठीक है, क्योंकि यही डिफरेंशिएट करता है हमारे प्रोजेक्ट को और बाकी प्रोजेक्टों को, ठीक है। मतलब बाकी प्रोजेक्ट मतलब हमारे पास हमारे बाद जो प्रोजेक्ट आए हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं, उन सबके पास लिक्विडिटी में तो पैसा दिखता है, या फिर उन्होंने भी आरबीएस की तरह एक कॉन्ट्रैक्ट डाल दिया जो बाई सेल करता है, उसको आरबीएस भी नहीं कहेंगे, उसको एमबीआर बोलेंगे, जहां पर फीस जाता है उससे टोकन बाय भी होते हैं और सेल भी होते हैं। बट हमारे पास ये जो पैसा है ये अपार्ट फ्रॉम
वो पैसा है जो लिक्विडिटी से अलग है। अभी जैसे कि 8.2 मिलियन डॉलर है ये, यानी 80 करोड़ से भी ज्यादा का ये फंड यहां पर एज ए रिजर्व में रखा हुआ है। इसको रिजर्व भी नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे एसेट। ठीक है, इसको मैं सिंपल भाषा में बात करूं तो होता क्या है, लिक्विडिटी पूल अगर बात करें तो जैसे आपका इमरजेंसी फंड हो गया। जैसे कि मान लो मेरे पास पैसा रखा हुआ बैंक के अंदर, कभी कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए, कोई ऐसी इमरजेंसी पड़ जाए, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अपना बैंक में से पैसे निकाल करके उसको खर्च करूंगा। लेकिन कभी ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ गई तो क्या करूंगा मैं अपने घर बार जेवर, वो जो होते हैं वो एसेट होते हैं, ठीक है ना, तो वो एसेट है ये पैसा। यानी हमारे पास सिर्फ लिक्विडिटी में जो पैसा है वो तो हो गया इमरजेंसी वाला जो भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये है एसेट। एसेट में भी दो तरीके के रखे हैं उन्होंने। एक एसेट यूएसडीटी के अंदर जो कि ट्रेजरी के अंदर है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर, उसको भी आप कॉन्ट्रैक्ट में सारे भेज दूंगा अभी। तो ये ट्रेजरी के अंदर आपको देखने को मिलेगा 17 मिलियन डॉलर। ठीक है, ये भी एक हिसाब से रिजर्व फंड है। लेकिन ये रिजर्व फंड के साथ साथ अगर इसको मैं बात करूं तो ये बेसिकली आपके एक हिसाब से यूएसडीटी फॉर्म में है। इसके अलावा सिस्टम ने कहा कि भाई ये तो इतना तो एक फिक्स रख ही दिया, मतलब ये चाहे बढ़े घटे, मतलब उससे कोई फर्क ना पड़े, लेकिन साथ में उन्होंने इथेरियम खरीद के रख लिया कि चलो भाई अगर रेट बढ़ेगा तो उससे भी बेनिफिट आ जाए। अच्छा, खरीद के अपने पास नहीं रखा हुआ, खरीद के रखते तो भी क्या होता है, वो क्वांटिटी उतनी ही रहती। अब क्या है कि उसको उन्होंने स्टेक किया हुआ है 3,700, लगभग लगभग 73 से मैं देख रहा हूं, अब ये बढ़ते बढ़ते 80 हो गया है, यानी 7 इथेरियम उसके अंदर और जुड़ चुके हैं। ठीक है, वो तो एक तो हो गया वहां पर। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं डायनेमिक इनकम का करीब 1200 इथेरियम यहां पर अलग से फीस कलेक्शन के तौर पे रखा हुआ है। अब ये जो फंड है, यहां से जो इथेरियम है ये बाइनेंस इथेरियम में है, यहां से जाता कहां है, यहां से जाता है एमबीआर के अंदर। अगर हम लोग देखेंगे तो ये कन्वर्ट होकर के यूएसडीटी के अंदर कन्वर्ट होता है और ये एमबीआर में जाता है। 460 इथेरियम, ठीक है, ये 460 इथेरियम हैश चेक करेंगे तो ये एमबीआर के अंदर यूएसडीटी में कन्वर्ट होकर गया, ऑटोमेटिकली स्वैप होकर के 460 इथेरियम का कन्वर्ट होकर के यूएसडीटी में वहां पर चला गया। ठीक है, यहां पर अगर आप ट्रांजेक्शन देखेंगे तो वो पक्का यही बता देगा वो। ठीक है, ये 460 इथेरियम यहां पर, ठीक है। अब ये 460 कब गया, टाइम देख सकते हैं हम, 16 मई 2026 को। ठीक है, अब ये यहां पर आपको मैं एमबीआर में गया, अब इसको मैं यहां पर दिखा देता हूं एमबीआर। ठीक है, यूएसडीटी के फॉर्म में इनमें जाएंगे तो आप देखेंगे 16 मई आज ही का है ये, बड़े ट्रांजेक्शन किए आज। आ गया, यूएसडीटी के फॉर्म में आया ना। यहाँ पर आज की डेट में 7,26,000 अलग से यूएसडीटी रखे हुए हैं। ठीक है, वो आपको ट्रांजेक्शन में दिखा दूंगा मैं कहीं ना कहीं। ये कन्वर्ट होकर के वहां से 460 इथेरियम कन्वर्ट होकर के यूएसडीटी में यहाँ पे पहुंच गए होंगे। ठीक है, जिस कारण से यहाँ पर फंड आ जाता है। एक सेकंड, सुबह क्या था, 8 बजे का टाइम था ना, एक सेकंड यहाँ पे देखो, क्योंकि ये बहुत ही सुलझा हुआ सारा कुछ प्लान है। कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, इथेरियम फाइनेंस, इथेरियम आउट, 1:30 बजे के आसपास। ठीक है, अरे सॉरी, ये मैं ऑन ही कर लेती हूँ। अच्छा, ये कल का डेट है ये, ओके ठीक है ना। 3:37, 3:30। कितना हो गया, 460 के करीब, मतलब ये हो गया होगा। बस ये यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं आप, 460 इथेरियम का मतलब हो गया करीब करीब
4 तो नहीं, 20-1 हजार के आसपास बना होगा। तो वो 24,000 का कोई ना कोई ट्रांजेक्शन यहाँ पर 20-25 हजार के आसपास का यहाँ पे दिख जाएगा। अगर वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सिंपली यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर एमबीआर के अंदर भी आज की डेट में आप ये देख सकते हैं, करीब करीब आर्क और यूएसडीटी मिला करके करीब कितना है, 50 लाख, यानी $5 मिलियन के आसपास यहाँ पर भी फंड रखा हुआ है। तो 5 मिलियन से ऊपर जैसे ही हो जाता है तो एआर के टोकन बर्न किया जाता है, जो पहले 2 बार यहाँ पर हो चुका है। अब लास्ट में, अब ये बहुत सारा ज्यादा हो गया, अब मैं लास्ट में आपको जो हमारी वेबसाइट है वो मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि टेंजेंट के साथ इसका टाई अप हो चुका है। साइट ही खोल के दिखा देता हूं मैं, ARKIE ये है हमारा जो ऑफिशियल, अभी ऑनआउंस नहीं हुआ है क्योंकि अभी बीटा वर्जन में है। ये है फिलहाल हमारा वेबसाइट, जो कि आप एंड्रॉइड में या ऐप स्टोर में, ये अभी इसमें अपडेट हो रहा है। ठीक है, इसमें काफी सारी चीजें अभी चल रही हैं, लास्ट की कुछ पॉइंट्स शायद रहती होंगी, तो फाइनल टचेस के तौर पर इसमें अभी चल रहा है, जिसमें बहुत कुछ आपको यहाँ पर करने को, बहुत कुछ मिलेगा आपको देखने को, सुनने को, समझने को, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली इस मंथ के एंड तक ये आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें अभी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अभी आप इसको डाउनलोड भी मत करें, क्योंकि यहाँ पर वॉलेट में प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा अगर हम लोग चलेंगे तो। बट अभी इसको डाउनलोड बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसमें अभी वॉलेट कनेक्ट करने की जरूरत है। ठीक है, तो अभी कोई काम फिलहाल के लिए ना करें। ठीक है, जब ये ऑफिशियली अनाउंस हो जाएगा तभी आप इसको डाउनलोड भी करें और चीजों को अंडरस्टैंड करें, क्योंकि इसमें अभी भी अपडेट चल रही हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसको फिलहाल बहुत 76 मिलियन का ये बना हुआ है, जहां पर आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। अब ये कहाँ से मिला मैं वो भी बता देता हूं आपको, क्योंकि अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ, तो आप सीधा सीधा आप टेंसेंट का जो साइट है, ठीक है, टेंसेंट जो कि एक ऑब्वियसली बहुत बड़ा एक गेम है, बेसिकली गेमिंग पब्लिशर है। ठीक है, क्लाउड भी है, इसमें बहुत कुछ आपको देखने को मिल जाएंगी, जो कि कल हम लोगों ने जो अनाउंसमेंट किया था, कल जो हम लोगों ने दिया था, उसी लिंक के अंदर जो टेंसेंट का अनाउंसमेंट हुआ था उसी के अंदर आपको ये लिंक था। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था। अगर यहाँ क्लिक करेंगे तो इसमें ही आपको टेंसेंट क्लाउड के अंदर ही आपको ये दिख जाएगा, जहां से अगर वेबसाइट क्लिक करेंगे तो आपको ये इस साइट पे लेके जाता है। तो फिलहाल अभी इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना डाउनलोड बिल्कुल ना करें। ठीक है, वॉलेट तो कनेक्ट कतई ना करें जब तक इसको ऑफिशियली अपडेट नहीं आता है, अनाउंसमेंट नहीं होती है, सिर्फ ये देखने के लिए है। यानी कहने का मतलब बहुत कुछ यहाँ पर चल रहा है। अब इसके बाद विड्रॉल करने का प्रोसेस लास्ट में हम लोग कंप्लीट कवर करते हैं, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन आंसर से शुरू कर देते हैं। ठीक है, सो हियर कम्स ARK.PRO। आपको करना क्या है बताता हूँ, मेरे पास शायद अगर डॉलर आ गए हों तो मैं आपको छोटा सा विड्रॉल भी करके दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, लेट मी सी। ओके, मेरे पास डॉलर हैं इस अकाउंट में, यहाँ पर आर्क DeFi में चलते हैं हम लोग। ठीक है, करना क्या है आपको मैं बता देता हूँ। वॉलेट कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये अब तक तो सबको कैप्चा का पता लग गया होगा, साइन अप कहाँ से करना है, रेफरल लिंक कहाँ से करना है, वो सबको पता लग गया होगा, बट फिर भी मैं आपको एक सिंपल सा बेसिक सा चीज बता देता हूँ। सिंपली आप सब लोगों को रेफरल लिंक जो मिलता है वो यहाँ से मिलता है। उसके लिए आपको रेफरल लिंक निकालने के लिए 3 लाइन टच करना है, उसके बाद ये आपका एड्रेस कॉपी यहाँ से लिंक कॉपी करना है और जिसको भेजना है वहाँ पे भेजना है। सब लोग अपने अपने जो सर्च ऑप्शन है या फिर टैब ब्राउजर है वहां पे वो लिंक पेस्ट करेंगे, वॉलेट कनेक्ट करेंगे, कैप्चा क्लियर करेंगे। BNB नेटवर्क आपको सेलेक्ट करना है, BNB आपके पास थोड़ा बहुत होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये डैशबोर्ड है जो मैं आपको रोज दिखा के बताता हूँ, $17 मिलियन का आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। इसके बाद जो स्वैप है वो यहाँ पर है। ठीक है, अभी आप इसको नोट कर लीजिए, मेरे पास $198 पड़े हुए हैं, ऑलमोस्ट $199 पड़े हुए हैं और 22 ARK हैं। ध्यान रखिएगा 22 ARK हैं।
22 ARK अभी मेरे पास पड़े हैं। तो अगर मैं चाहूं तो USDT से मैं ARK ले सकता हूं, जिसके अगेंस्ट में मेरे पास 16 आएंगे, या फिर अगर मैं अपने पास से जो जितने ARK पड़े हैं तो मैं उसको कन्वर्ट कर सकता हूं USDT में, ऊपर जो होगा उससे नीचे कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अभी मैं विड्रॉल का प्रोसेस समझाता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को विड्रॉल पे अभी जानकारी नहीं है। तो ये मेरा एक अकाउंट है जहां पर फिलहाल 82.82 ARK आते हैं, ठीक है। उसके लिए मेरे पास कोटा बैलेंस रखा हुआ है। ये कोटा बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर किसी के पास कोटा बैलेंस नहीं है तो आपको ये टॉपअप करना जरूरी है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर आपने टीम बनाया है, ये आप जरूर अकाउंट में जाकर के रिलीज कोटा बैलेंस जरूर चेक करें, ठीक है। अगर यहाँ दोनों जगह 0-0 है तो आपको टीम इनकम नहीं आने वाला है। टीम इनकम लेने के लिए आपको ये टॉपअप करना पड़ेगा USDT से, ठीक है। अब जो मेरे पास 0.82 जो ARK रखे हुए हैं, इसको लेने का, अच्छा एक और बात बता दूं, आपका जो प्रॉफिट है, जो स्टेक किया हुआ प्रॉफिट है, वो ऑटोमेटिकली कंपाउंड हो रहा है, बट जो डायनामिक बैलेंस है, यानी जो आपका टीम इनकम आ रहा है, वो आपका बढ़ेगा नहीं। वो आपको विड्रॉल ही करना पड़ेगा, चाहे आज करें, चाहे कल करें, चाहे महीने बाद करें, चाहे 2 महीने बाद करें, क्योंकि वो उतना ही रहेगा। तो उसको रिलीज करने के लिए आपको ये रिलीज बटन दबाना है। एंड मेक श्योर जब आप क्लेम करते हैं, जब आपको यहाँ पे जो आपका यहाँ से जो स्टेकिंग में, जो माई स्टेकिंग में जो आपका फंड है, उसको क्लेम करते हैं, तो आपको यहाँ पर अकाउंट में यहाँ दिखता है स्टैटिक बैलेंस पे, और जो डायनेमिक इनकम है डायरेक्टली यहीं दिख जाता है, ठीक है। इसको कहीं कोई बटन दबाने की जरूरत नहीं है, यही सीधे सीधे दब जाता है, ठीक है। यानी जो प्रॉफिट निकालते हैं तो पहले वो यहाँ पर स्टैटिक बैलेंस जो यहाँ पर है, क्लेम करने के बाद आपको यहां पर वो शो होगा, ठीक है। अदरवाइज आपका डायनेमिक बैलेंस यहीं पे शो होगा। अब यहां पे रिलीज करने के लिए, रिलीज करने के बाद अगेन यहां पर 2 ऑप्शन आती है, देखो, एक है स्टैटिक बैलेंस, एक है डायनेमिक बैलेंस। आपको किसमें से विड्रॉल करना है ये आपको चूज करना है, ठीक है। ऑब्वियसली मेरे पास स्टैटिक बैलेंस में कुछ है नहीं, तो मुझे डायनेमिक बैलेंस सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको कितना निकालना, अगेन आपके ऊपर डिपेंड करता है, कि आपको जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा ही निकालना है। अगर आपको, आपके पास USDT नहीं है तो कम से भी आप निकाल सकते हो, बट मेक श्योर कि इसको करने से पहले आपके पास सफिशिएंट USDT बैलेंस होना चाहिए। अब जैसे इस केस के अंदर 8.82 है, करंट प्राइस क्या चल रहा है वो भी यहाँ पे दिख जाता है, ठीक है। उससे आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। अगर 0.82 इंटू 12.25 करूंगा तो जो भी $10 के आसपास आएगा, उसका 20% आपको रखना है। अगर आपका मन करता है आपको अगर सेम डे निकालना है तो देखिए ऑप्शन आ गया मेरे पास। अगर 0 डेज में निकालना है तो 20%, अगर उसको डिवाइड करके 10 दिन में लेना चाहूं तो मेरा USDT यहां पर कम होता जाएगा। देखो 20 दिन में निकाल रहा हूं तो मुझे लगभग ये $10 के आसपास है, तो मुझे $2 देना पड़ेगा। और अगर मैं 10 दिन का ऑप्शन चुनता हूं तो $1.5 यानी 15% हो गया। और अगर 20 दिन चुनता हूं तो $1 यानी वो हो गया। और अगर मैं 30 दिन का चुनता हूं तो 0.5, और अगर 60 डे का ऑप्शन चुनता हूं तो कुछ भी नहीं देना है मेरे को, सीधा बटन दबाएंगे तो मेरे पास ये रिलीज हो जाएगा। बट मैं आपको 20% वाला दिखाता हूं, ठीक है। फिलहाल ये लगभग $10 के आसपास है, और उसके बदले में मैं 20% दे रहा हूं, यानी $2 दे रहा हूं। तो मैंने कंफर्म रिलीज किया। कंफर्म रिलीज करते मेरे पास $22 थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। $22 थे, उस $22 में से $2 मेरे से वो ले रहा है। मैंने इसको साइन किया, कंफर्म किया, ठीक है। अब मेरे पास जो बैलेंस है, वो जो ऊपर डायनेमिक बैलेंस से मैंने रिलीज किया, वो अब मेरे पास आएगा यहाँ पर आपका नीचे टरबाइन एंट्री में। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर मेरा डॉलर कितना कम हुआ, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, फिलहाल $2 कम हुआ, तो मेरे पास अब USDT बैलेंस रहेगा कितना, आप देखेंगे, सॉरी 198 USDT बैलेंस था मेरे पास, और ARK तो 22 था, 198 था, तो अब उसमें से 199 के आसपास था, तो उसमें से आप देखेंगे $2 मेरे यहां से USDT में से कम हो गए, ठीक है। यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां से मेरे $2 कम हो गए, ठीक है, जो मेरे वॉलेट में से बैलेंस। अब ये आया कहां पर है, अभी ये सीधा मेरे वॉलेट में नहीं आया, ये मेरे पास आ गया अभी बैलेंस इन्फॉर्म, यानी ऊपर से रिलीज होकर के यहां पर नीचे आपको देखने को मिल रहा है। अब यहां पर रिलीज करने के लिए मुझे USDT बैलेंस चाहिए, कितना, $10 मेरे से लेगा, क्योंकि $10 का ही था मेरे पास। 198 थे, $2 मैंने दे दिया, 196 है। अब इसमें से $10 लेकर के तुरंत मुझे ARK रिलीज कर देगा, ठीक है, यानी मुझे ARK दे देगा, इतने $10 का ARK देगा। अब ये कंफ्यूज मत हो ये लोगों को,
कि सर ये $10 ले रहा है, पहले $2 ले लिया फिर $10, नहीं, ये जो $10 का लेगा तुरंत मुझे ARK देगा। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा मेरे पास 22 ARK हैं। ठीक है, मैं दोबारा दिखा देता हूं, यहां पर आप देख सकते हैं कि 22 ARK मेरे पास पड़े हुए हैं। अब मैं यहाँ पे टर्बाइन से रिलीज करूंगा तो मेरे पास 22.82 होना चाहिए, 22.07 है, तो मोटा मोटा मेरे पास 23 ARK हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये लीजिए मैंने यहाँ पे दिया, उसके बाद ये मैंने कंफर्मेशन दिया। ठीक है, अब यहाँ पे बोलता है $10 लेगा और आपको 0.8196 यहीं से रिटर्न कर देगा। वो यहाँ पे बता रहा है मेरे को कितना पैसे लेकर के कितने ARK दे रहा है, तो मैंने इसको कंफर्म कर दिया। तो ये वाला जो ट्रांजेक्शन है ये बेसिकली $10 जो मेरे से ले रहा है ये लिक्विडिटी में जमा कर रहा है, वो 12 घंटे के लिए वहीं रहेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर जो अभी मैंने 0.82 निकाला था, ये अब इसका टाइमर यहाँ पे शुरू हो गया। ठीक है, 11:60, यानी 12 घंटे के बाद रिलीज होगा। अब मेरे पास अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे पास उस जो $10 लिया उसका मेरे पास ARK आ गया। देखो यहाँ पे ऊपर 196 थे, अब 186 हो गया, और यहाँ पे नीचे देखेंगे तो 22.07 थे, अब वो जुड़ करके यहाँ पर हो गया यहाँ पर 0.89। ठीक है, अब ये 0.89 हो गया। अब 12 घंटे का इसमें अब टाइमर चालू हो चुका है। ठीक है, 12 घंटे का टाइमर चालू हो चुका है। अब जैसे मैंने सुबह किया था, अब उसके आगे जैसे 12 घंटे हो जाएगा तो इस तरीके से रेडी आएगा, और उसके आगे का जो विड्रॉल का बटन है वो लाइव हो जाएगा। ठीक है, अब उसको मेरे को करना क्या है, जैसे ही मेरा 12 घंटे का टाइम पूरा हो जाएगा तो इस तरीके से जो सुबह मैंने किया था 0.81 का, अब उसका मेरे पास विड्रॉल के लिए पड़ा हुआ है, तो मैं इसको करना क्या है, सिर्फ यहाँ पे विड्रॉल करूँ। ये सुबह वाला है, ध्यान रखिएगा, अभी वाला नहीं है। अभी वाला जो है 12 घंटे के बाद, यानी सुबह मैं कर सकता हूँ 10 साढ़े 10 बजे के आसपास, जो भी टाइम है। तो अब मैंने इसको विड्रॉ किया, सुबह वाला है ये। ठीक है, अब ये सुबह वाला मैंने विड्रॉ किया तो मेरे पास आ गया ये सक्सेसफुल, यानी मेरे वॉलेट में वो तुरंत आ गया। ठीक है, अभी मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहां से हट जाएगा, और जो अभी वाला किया था उसका टाइमर चल रहा है। अब मैं स्वैप में दिखा देता हूं मेरे वॉलेट के अंदर कितना है, 22.89 था, अब उसमें 0.81 जुड़ गया तो ये 23.70 हो गया। सिंपल। अब अगर मैं चाहूं तो अपने पास ये ARK रखूं, नहीं चाहूं तो उसको मैं तुरंत ऊपर जाऊं और ARK के ऊपर करूं और 2.5% का फीस देकर के USDT में कन्वर्ट कर सकता हूं। हर बारी जब भी आप पहली बार करते हैं तो यहां पर एक बारी अप्रूवल देना होता है, उसके बाद आपको स्वैप का या फिर कन्वर्जन का ऑप्शन देगा। यानी अगर मैं USDT से ले रहा हूं तो एक बार अप्रूवल देगा, और जब मैं ARK को भी कन्वर्ट करता हूं तो भी एक बार अप्रूवल देना पड़ेगा। ठीक है, आई होप मैंने ज्यादातर चीजें कवर कर दिया है। स्टेकिंग का ऑप्शन यहीं पर ही है। स्टेक करने के लिए भी पहले आपको स्वैप करना है USDT से ARK में, उसके बाद आप जो भी ऑप्शन चुनते हैं उसको स्टेक करें, उसके बाद आप यहाँ पर मैक्स करें, उसके बाद पहली बारी में एक अप्रूवल देना होता है। अप्रूवल देने के बाद आपका ये स्टेक वाला बटन लाइव हो जाता है, फिर आप उसको स्टेक कर सकते हैं। सो ये रहा आज का मीटिंग कंप्लीट, एक हिसाब से कंक्लूजन। अब अगर किसी को कुछ पूछना हो या कोई टेक्निकल सवाल हो तो हम लोग यहाँ पर हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। जी पुरुषोत्तम जी, हमारे चौधरी साहब, सब लोग जाग रहे हो कि सो रहे हो? मेरी आवाज आ रही है? जस्ट अ सेकेंड। हाँ प्रद्युमन, अनम्यूट कर सकते हो, चलो मैं सबको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे देता हूँ भाई। जिस किसी को कुछ पूछना हो तो वो अनम्यूट करें और बिल्कुल पूछ सकते हैं सर। जी गिरीश भाई, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि बहुत आपने डिटेल्ड जो है ये सारी जानकारी सभी भाइयों को बांटी है। मेरे ख्याल में सभी ने एंजॉय किया होगा और काफी सभी की जानकारी में इजाफा हुआ होगा इस सेशन से। तो अभी वैसे मेरे ख्याल में टाइम काफी हो चुका है। मैं आगे से थोड़ा सा सजेशन भी रखूंगा यहाँ पे कि क्योंकि इतना ज्यादा कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है, पूरी तरह टेक्निकल प्रोजेक्ट है। तो अगर हम सम अप करना चाहते हैं इसको एक थोड़े समय में और सारी चीजों को इंक्लूड करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में काफी लंबा समय उसके लिए चाहिए होता है। बिल्कुल तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इसके हम कुछ पार्ट्स करें, जैसे एक विड्रॉल प्रोसेस जो है पूरे का पूरा एक उसका पार्ट अलग कर लें,
और एलपी बर्निंग को लेके जो है, जहाँ लिक्विडिटी पूल की ऑथेंटिसिटी को लेके चीजें हैं, उसके लिए एक अलग पार्ट कर लें। तो उसके कुछ अलग अलग पार्ट्स कर लें, ताकि मेरे ख्याल में वो एक पार्ट पे जब हम कंसंट्रेट करेंगे पूरे का पूरा, उसको टाइम भी, समय भी काफी अच्छा मिल जाएगा और वो इतना लंबा भी नहीं होगा वो। ठीक है सर, तो वैसे सही आज सलाह है। सभी दोस्तों ने एंजॉय किया होगा, बहुत अच्छा लगा। और एज सच अभी के लिए कोई खास सवाल तो नहीं है। अप्रिशिएट ही कर सकता हूँ आपके इस एफर्ट को कि बहुत समय आपने निकाला, और सभी साथियों ने भी समय निकाला, उन सभी का भी धन्यवाद। कई लोग मेरी कॉल पे भी इस पूरे सेशन में बैठे हुए हैं और अभी तक भी बैठे हुए हैं, उन सभी का भी धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट एंड गुड गुड नाइट टू ऑल। चलो, थैंक यू सर, थैंक यू। सही में 1.25 घंटे हो गए। तो धन्यवाद आप सब लोगों का आने के लिए, पेशेंस रखने के लिए, आखिर तक बने रहने के लिए। थैंक यू। मिलते हैं हम लोग सर कल से फिर प्रेजेंटेशन, और प्रद्युमन भाई ने बढ़िया सा प्रेजेंटेशन बनाया है, उसको भी करते हैं हम लोग फिर। ठीक है, थैंक यू अब्दुल भाई, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, बाय।